Hello, everyone, and welcome back to my channel. I am a CAT aspirant myself, a CAT VARC teacher, and a freelance content creator. आई होप आप लोगों ने पहले के एपिसोड्स देख लिए होंगे एंड इसमें भी हम आगे आरसीज ही करेंगे बट उसके पहले आई रियली वांट टू से समथिंग टू एनी वन एंड एवरी वन दैट इज वॉचिंग. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट आई एम रियली प्राउड ऑफ यू बिकॉज एग्जाम के अभी बस 2 महीने बचे हैं. बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने इस पॉइंट तक गिव अप कर दिया होगा या सोच रहे होंगे नहीं नहीं अब नेक्स्ट टाइम ही सीरियस अटेम्प्ट देंगे, बट यू आर स्टिल हियर, यू आर फाइटिंग एवरी डे. चाहे मॉक स्कोर अच्छा आ रहा है, खराब आ रहा है, लगे हुए हो, राइट, यू आर नॉट गिविंग अप. यू आर स्टिल वॉचिंग क्लासेस, यू आर प्रैक्टिसिंग, एंड आई जस्ट बीइंग एन एस्पिरेंट माई सेल्फ, आई नो हाउ डिफिकल्ट दैट इज, राइट. सो आई एम प्राउड ऑफ यू एंड आई जस्ट वांट टू से वन थिंग. रिजल्ट अच्छा आए बुरा आए बाद में जो भी हो, हमें बस एंड तक गिव अप नहीं करना है, ठीक है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Anyone who's part of my community, none of us are going to give up, all right? So, with that little bit of ज्ञान, let's start today's session. तो आज हम लोग आरसी ही करेंगे. पैरा जंबल और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पे काम चालू है. मोरोवर जब आरसी का कॉन्सेप्ट अभी बिल्ड करना जब शुरू कर लिया है, कई लोगों ने 3-3 एपिसोड्स देख लिए हैं, तो इट्स गुड कि आगे हम सिमिलर टॉपिक को ही कंटिन्यू करें. सो पॉज द वीडियो एंड जस्ट टेक सम टाइम टू रीड दिस आरसी. ये इसका फर्स्ट पार्ट है. I'm flashing the second part as well. Hmm. So this is the second part. Pause and read, and then we'll discuss. Okay, let's read this passage together. Sorry, the psychopath is born with a psychopathic brain, which doesn't function properly to allow for normal social experiences, explains psychologist Scott Johnson. The sociopath, on the other hand, is born with a normal brain, but something goes wrong during their nurturing. Childhood neglect and abuse is a major predictor for serious antisocial behavior, such as sociopathy in later life. That isn't to say that everyone or even most people who are abused as a child go on to become a sociopath. ठीक है, यहाँ तक मुझे दिख रहा है कि साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स दो टाइप के लोगों की बात हो रही है. दोनों को कुछ ना कुछ मतलब इनका नॉर्मल बिहेवियर तो नहीं है, राइट? सम डिफरेंट काइंड ऑफ बिहेवियर दैट देर शोइंग. और ये हमें इनकी कुछ सिमिलैरिटीज भी बता रहे हैं और कुछ डिफरेंसेस भी बता रहे हैं. कह रहे हैं साइकोपैथ का तो दिमाग ही कुछ डिफरेंट होता है, राइट, जिसकी वजह से वो नॉर्मली नहीं एक्सपीरियंस कर पाते सोशल एक्सपीरियंसेस या लाइफ को जैसे हम लोग करते हैं. सोशियोपैथ का दिमाग जो है वो नॉर्मल होता है, पर उन लोगों को जब हम बड़ा करते हैं उनकी नर्चरिंग में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है. मे बी दे हैड एन अब्यूसिव फैमिली और समथिंग लाइक दैट. चाइल्डहुड निग्लेक्ट एंड अब्यूज. सो इस पे ना वैसे भी बहुत रिसर्च है और ये मुझे पर्टिकुलर चीज बहुत इंटरेस्टिंग लगती है. That the way a lot of us behave and the way that we react to situations, even now, even now that we're adults, if we actually sit with a therapist or if we actually think about it, it all goes back to our childhood. कि हमारे चाइल्डहुड में मे बी हमें किसी ने किसी चीज को लेके मे बी हमें अनवर्दी फील कराया था. तो अगर कोई हमको मजाक में भी कोई ऐसी चीज पे कुछ बोल देता है ना, अगर दोस्त भी मजाक में बोल दे तो हम बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, बिकॉज लाइक फ्रॉम आवर चाइल्डहुड दैट फीलिंग ऑफ अनवर्दीनेस इज इनग्रेन्ड इन अस, और हम उसे बहुत पर्सनली ले लेते हैं. तो ये मुझे वैसे भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है एंड अदरवाइज ऑल्सो दिस आरसी इज इंटरेस्टिंग एंड द क्वेश्चंस आर रियली गुड. तो यहाँ तक इन्होंने क्या बताया कि चाइल्डहुड निग्लेक्ट और अब्यूज एक मेजर प्रिडिक्टर रहता है सोशियोपैथी का. देन आगे देर सेइंग कि ऐसा नहीं है कि सब लोग जिनको बचपन में चाइल्ड अब्यूज किसी तरीके की जिन्होंने फेस करी थी वो सब सोशियोपैथ बनेंगे, पर एक लाइकलीहुड है. फिर ये क्या कह रहा है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा अगर बच्चों के साथ होता है तो इट इंटरफियर्स विद प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट, which may explain this as a link. Very interesting also. Though the cause may differ, psychopaths and sociopaths both have brain differences. तो जैसे अगेन लाइक ये मैं क्यों साथ में रीड कर रही हूँ, क्योंकि अब जैसे मैंने इतने आरसीज कर लिए हैं तो एक मुझे आरसी पढ़ते पढ़ते आइडिया लग जाता है कि आगे क्वेश्चंस किस टाइप के आएंगे. अब ये दो टाइप के लोगों की बात हो रही है, साइकोपैथ्स की और सोशियोपैथ्स की, और कुछ कुछ हमें इनके डिफरेंसेस दिए और कुछ कुछ इनकी सिमिलैरिटीज दी है. तो आगे पक्का ऐसे ट्रैप्स होंगे कि वो पूरा आपको सेंटेंस दे देंगे, कुछ सोशियोपैथ के बारे में लिख देंगे, वो आपको बिल्कुल एकदम सही लगेगा ऑप्शन, और वहां लिखा एक्चुअली साथ में साइकोपैथ होगा. या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसे ही मिक्सअप करेंगे ऑप्शंस के बीच में, साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स के बीच में. सो जनरली मैं पर्सनली नोट मेकिंग नहीं करती हूँ आरसीज के टाइम पे, बट अगर मैं ये आरसी रीड कर रही हूँ, आई जस्ट राइट साइकोपैथ ऑन वन साइड, सोशियोपैथ ऑन वन साइड, जस्ट ड्रॉ अ लाइन वेरी रफली. और उसमें मैं एक बारी सिमिलैरिटी डिफरेंस मतलब वो मैं कैटेगराइज कर लूंगी कि इसके ये ट्रेट्स हैं, इसके ये ट्रेट्स हैं. फिर भी मैं एक बारी आके दोबारा वेरीफाई करना जरूर पसंद करूंगी पैसेज में, क्योंकि इसमें बहुत ट्रिकी ऑप्शंस बन सकते हैं आगे जाके.
क्योंकि जैसे यहाँ पे भी लिखा है कि कुछ सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस है दोनों फिनोमेना में, राइट, बट कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी बताए इन्होंने और कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी भी बताई है, तो इस पे आगे हम पक्का फंसेंगे। मीनवाइल लेट्स जस्ट रीड दिस क्विकली। ऐसे पढ़ने में तो आसानी है ये, बट ये मैं बताना चाह रही थी कि पैसेज पढ़ते हुए भी ये ध्यान रखना चाहिए आगे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। Though the cause may differ, psychopaths and sociopaths both have brain differences, particularly when it comes to their morality centers. Morality mein. This often shows up on CT and PET scans, okay? They also tend to lack empathy and sympathy almost entirely. Particularly psychopaths, they might enjoy the feeling of inflicting pain or exercising control over others, unencumbered by feelings of guilt or remorse. Again, अगर unencumbered का मतलब नहीं पता, फिर भी मतलब हम समझ पा रहे हैं कि उन्हें गिल्ट और रिमोर्स नहीं होता, राइट। अनइनकम्बर्ड इज लाइक अनइनहिबिटेड, सो टू से। मतलब उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो उसको कोई बाधा नहीं डालेगी उनके काम में, उन्हें उनको टॉर्चर करने में अगर मजा आ रहा है तो वो करेंगे, लाइक गिल्ट वगैरह से उन्हें फर्क नहीं पड़ता। There are some significant differences between the two phenomena. Psychopaths are better at delaying gratification. Subsequently, they can meticulously का क्या मतलब होता है कि बहुत आराम से अच्छे से आप एक एक चीज को प्रॉपरली प्लान करो कि मुझे किसी को टॉर्चर करना है, ये मेरा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3। दैट इज मेटिकुलस प्लानिंग। तो ये अपनी सारी मेटिकुलस प्लानिंग कर सकते हैं, राइट, अपनी गलत काम करने के लिए साइकोपैथ्स। नॉट ऑल ऑफ विच आर इनएविटेबली। इनएविटेबली का क्या मतलब होता है? इन जैसे हम बोलते हैं कि डेथ इज इनएविटेबल, इट इज इनएस्केपेबल। कोई ऐसी चीज जो कि इनएस्केपेबल हो उसको हम वायलेंट कहते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा था, उसको हम इनएविटेबल बोलते हैं। Sociopaths, however, are even more likely to be violent, but they are less likely to be calculating. The struggle to delay their gratification and frequently lash out. Almost all sociopaths they cross over the line to violence. Again, इन्होंने violence और gratification को लेके कुछ similarity भी दी है, कुछ difference भी दिया है, तो हमको ध्यान रखना है इन चीज़ों का। अगर आगे क्वेश्चन आए कि हम एक बार ही वेरीफाई कर ले कि ये बहुत सिमिलर पैरामीटर्स पे इनका कंपैरिजन चल रहा है कि कौन सी बात किसके लिए लिखी गई थी। ओके, where were we? They struggle to delay their gratification and they frequently lash out. Almost all sociopaths cross over the line into violence. They're not cunning enough to prepare an attack. They act on impulse. किसकी बात हो रही है? Sociopaths की. Because of this, sociopaths are more likely to be caught than psychopaths. Psychopaths are probably more dangerous in the long run, says Johnson, precisely because they can hide it for longer. Possibly why they get more mention in pop culture than sociopaths. Okay, तो यहाँ से यहाँ तक जो मैं कर्सर दिखा रही हूँ, उन्होंने डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में बात करी और वायलेंस के बारे में बात करी। साइकोपैथ्स अपनी ग्रेटिफिकेशन डिले कर सकते हैं, वो बेटर होते हैं इस चीज में, इसलिए वो प्लानिंग कर सकते हैं। पर सोशियोपैथ्स जो है दे आर मोर लाइकली टू बी वायलेंट, पर ये कैलकुलेटिंग कम होते हैं, क्योंकि ये अपनी ग्रेटिफिकेशन को डिले नहीं कर पाते। एक तरीके से इसको हम कह सकते हैं, मेरे स्टूडेंट ने पुट करा था, चलो आपा खो देते हैं अपना, इतनी प्लानिंग इनसे नहीं होती, and they frequently lash out. Almost all sociopaths, they will, somehow end up in violence. जैसे यहाँ पे लिखा है, they're not cunning enough to prepare an attack। ये अपनी इम्पल्स पे काम करते हैं, मतलब इनको एकदम से फीलिंग आई अभी ये करना है, कर दिया, इतना सोच नहीं पाते लोग, इसलिए they are more likely to be caught. Psychopaths are probably more dangerous in the long run precisely because they can hide it for longer, possibly why they get more mention in pop culture. अच्छा, पॉपुलर कल्चर को शॉर्ट में पॉप कल्चर बोलते हैं। पॉप कल्चर जो भी हमारे पॉपुलर आज की डेट में फिल्म्स, म्यूजिक आर्टिस्ट, टीवी शोज, इस सबको कलेक्टिवली पॉप कल्चर बोलते हैं। It seems, however, that Hollywood does a bad job in trying to portray these various traits. Karen Davis, a professor of psychology, and her colleagues, they recently examined whether 24 movie characters that have been described as psychopathic really deserve that label. In a study, she assessed the characters using a professional test commonly used by mental health professionals in legal proceedings to come to a diagnosis. Just 21% of the sample passed the test to be legitimately called a psychopath. Very interesting. तो ये कह रहे हैं कि साइकोपैथ्स को इसीलिए ज्यादा पॉपुलर कल्चर में मेंशन इसलिए मिलता है क्योंकि ये ज्यादा डेंजरस होते हैं, इन्हें पकड़ना जो है मतलब मुश्किल रहता है थोड़ा, राइट, क्योंकि ये ऊपर लिखा भी होता है। और अगेन ये पैसेज में अभी बहुत ज्यादा डिटेल में रिपीट कर करके नहीं समझाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप आगे जाके जब गलतियां करो हम फिर एक बार ही सारा डिस्कस करें। अच्छा, और हॉलीवुड की यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि साइकोपैथ्स को पर ये लोग अच्छे से डिपिक्ट नहीं करते हैं, राइट। 24 मूवी कैरेक्टर्स इन्होंने एग्जामिन करे, उसमें से 21% ही थे जिन्होंने सैंपल जो है वो पास करा कि ये साइकोपैथ्स इनको हम बोल सकते हैं। While the silver screen may have a long way to go before it sets the tone for its portrayal of psychopaths and mental illnesses more generally,
Law enforcement officials, they rely on a proficient assessment of whether suspect is a psychopath or sociopath. Okay, कि सिल्वर स्क्रीन जो है हमारी, उसमें भले ही अभी लॉन्ग टाइम टू गो है, जब तक हमें मतलब प्रॉपर एक पोर्ट्रेयल देखने का मिलेगा मेंटल इलनेसेस, साइकोपैथ, सब टाइप के लोगों का। लेकिन जो ऑफिशियल्स होते हैं लॉ एनफोर्समेंट के, राइट, जिनको प्रॉपरली डिसीजंस लेने होते हैं, वो अपना एक प्रॉपर टेस्ट पे रिलाई करते हैं। नोइंग द आंसर कैन हेल्प देम फॉर्म इंटरव्यू techniques and even where to look for evidence, says Johnson. For example, a psychopath is more challenging to question. They'll keep their cool and they'll make sure to mimic what they think would be the normal and innocent response to an interrogation. A sociopath, meanwhile, blows up under interview, and that's their downfall because that's when they end up revealing something. तो जो आपाक होने वाली बात कही गई थी, उसी पे आगे एक एग्जैजरेशन इस चीज में भी दिया है कि इसीलिए जो साइकोपैथ्स होते हैं अपने आप को बचा पाते हैं, बिकॉज ये सोच सकते हैं, ये अपना काम रख सकते हैं, ये मिमिक करते हैं, सोचते हैं कि अगर कोई इनोसेंट आदमी होता तो वो कैसे रिस्पॉन्ड करता, और वैसे ही ये रिस्पॉन्ड करते हैं। पर सोशियोपैथ्स अपना आपा खो देते हैं, सो टू से। सो लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 1। आई वॉन्ट यू टू यार, एक तो मैं इतना थक थक जाती हूँ आजकल, इतनी थकी हुई हूँ मैं इस समय कि मैं तुतला रही हूँ, मुझे लग रहा है बीच बीच में मेरा ब्रेन बंद होने वाला है। आई जस्ट नीड अ हॉलीडे, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आई हैव अ कोल्ड सिंस द पास्ट 2 months. आई एम गोइंग फॉर अ ब्लड टेस्ट टुमारो, सो गाइस प्लीज एक्सक्यूज मी इफ आई एम नॉट एबल टू रीड वेरी प्रॉपरली। आई जस्ट वॉन्ट टू स्लीप। तो चलो ट्राई करो आप। Okay. According to the passage, psychopaths share all traits with sociopaths except congenital aberrations of the brain, a total lack of compassion and feelings of repentance, a desire to inflict pain and exercise control over others, rank in sources, पता नहीं क्या word है ये, मुझे भी नहीं पता, towards the feelings of others। ठीक है, एक बार अगर मैं देखूं तो क्या कह रहे हैं कि सारी सिमिलैरिटीज हैं साइकोपैथ्स और सोशियोपैथ्स के बीच में, एक को छोड़ के। तो चलो एक बारी जरा अगर मैं देखूं कि क्या क्या दिया, अ लैक ऑफ कंपैशन, फीलिंग ऑफ रिपेंटेंस, डिजायर टू इन्फ्लिक्ट पेन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे लिखा था दे दे ये दे किसके लिए लिखा है? दो द कॉज में डिफर, दोनों के ब्रेन में डिफरेंसेस होते हैं, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू देयर मोरालिटी सेंटर्स। दे ऑल्सो टेंड टू लैक एम्पथी। ये अभी यहाँ पे दोनों की ही बात हो रही है, राइट? ये कह रहे हैं साइकोपैथ सोशियोपैथ में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं, जो कि स्कैन्स में आता है। They also tend to lack empathy and sympathy almost entirely. So, this is actually referring to both psychopaths and sociopaths, particularly psychopaths. Okay, कि इनमें empathy और sympathy देखने को नहीं मिलती है, especially psychopaths में। They might enjoy the कौन आया? They might enjoy the feeling of inflicting pain or exercising control over others. यार एक सेकेंड, यहाँ से एडिट मार दूंगी। हम्म। सो यहाँ पे क्या लिखा है, दैट बोथ ऑफ देम हैव ब्रेन डिफरेंसेस, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू द मोरालिटी सेंटर्स। ये स्कैन्स में देखने को मिलता है, इनमें एम्पथी और सिंपथी ये लोग लैक करते हैं ऑलमोस्ट एंटायरली। ये लोग कौन? दोनों की ही बात हो रही है, पर्टिकुलरली साइकोपैथ्स, पर दोनों की ही बात हो रही है। दे टेंड टू लैक empathy and sympathy. They might enjoy the feelings of inflicting pain or exercising control over others unencumbered by feeling। तो ये दोनों को ही रेफर कर रहा है यहाँ पे। ये पैराग्राफ जो है, मतलब सिर्फ इन्होंने ये बताया कि स्कैन्स में इनके कुछ कुछ जो है डिफरेंसेस, मोरालिटी सेंटर्स में जो डिफरेंसेस है वो स्कैन में आ सकता है, और कुछ ना कुछ इनका ब्रेन में डिफरेंस रहता है। पर ये लोग दोनों कैटेगरीज की बात हो रही है, ये जो दे मेंशन कर रहा है। तो व्हेन आई लुक एट द ऑप्शन, अ टोटल लैक ऑफ कंपैशन एंड फीलिंग्स ऑफ रिपेंटेंस। रिपेंटेंस इज व्हाट? रिपेंटेंस इज सिमिलर टू गिल्ट ओनली। तो एक क्लियरली हमारे कीवर्ड्स को मैच कर रहा है। लैक ऑफ कंपैशन, कंपैशन एम्पथी सिंपथी इन दोनों से सिनोनिमस है, राइट? कंपैशन वर्ड। रिपेंटेंस अगर मैं यहाँ पे देखूं, गिल्ट से सिनोनिमस है, गिल्ट और रिमोर्स से सिनोनिमस है, और ये दोनों के बारे में बात हो रही है। तो ये तो शेयर करते हैं ट्रेट्स, ये दोनों क्लियरली लिखा है। अ डिजायर टू इन्फ्लिक्ट पेन एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर अदर्स। दे माइट एंजॉय द फीलिंग ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर अदर्स। तो ये भी बहुत क्लियरली स्टेटेड है। कर्सर, आई होप आप लोगों को दिख रहा है कि मैं कहाँ से दिखा रही हूँ। फिर अगर मैं बात करूं, अच्छा ये जो वर्ड है ना, रैंक इन सो सेंस, पता नहीं इसका मतलब एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता। 100 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि कोई इतना डिफिकल्ट वर्ड आ जाए कैट एग्जाम में, 100 में से एक बार ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन में कोई एक ऑप्शन में ऐसा वर्ड आ गया जिसका मतलब मे बी आपको नहीं पता, ठीक है? जनरली नहीं आते इतने टफ वर्ड्स ऐसे ऑप्शन में, मेरे एक्सपीरियंस में तो अगर मैं यहाँ पे देखूं कि चलो अभी मुझे इतना मतलब आइडिया नहीं है कि डी का क्या मतलब है, अगर मैं ऑप्शन ए पे आके देखूं, कंजेनिटल एबरेशंस ऑफ द ब्रेन,
तो मैं एक बार ही चेक करती हूँ कि अगर इस पे कोई डेटा पॉइंट दे रखा है या नहीं दे रखा है। और यार मैं चाहती तो मैं गूगल करके इस वर्ड का मतलब आपको बता के ऐसे भी डेटा दिखा सकती थी, बट आई एम ए स्टूडेंट राइट, तो आई नो कि ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप घबराओ मत ये देख के। तभी तो मैं आपको एक एक ऑप्शन वेरीफाई करना या रिजेक्ट करना सिखाती हूँ। हम ऑप्शन ए को सीधा टारगेट करते हैं, कंजेनिटल एबरेशंस ऑफ द ब्रेन। मुझे बस ये देखना है कि ये दोनों शेयर करते हैं या ये नहीं करते हैं शेयर। फर्स्ट लाइन देखो, psychopath is born with a psychopathic brain which does not function which doesn't function properly to allow for normal social experiences, explains psychologist Scott Johnson. The sociopath on the other hand is born with a normal brain but something goes wrong with their nurturing. साइकोपैथ का तो दिमाग ही साइकोपैथिक ब्रेन यहाँ पे लिखा है, पर जो सोशियोपैथ है ये एक नॉर्मल दिमाग के साथ पैदा होता है, पर इसको बड़ा जब हम करते हैं इतनी कुछ नर्चरिंग में दिक्कत आ रही है। तो क्या दोनों के दिमाग में कंजेनिटल, कंजेनिटल इज लाइक बाय बर्थ इनकी कुछ ना कुछ एबरेशन इज डिफेक्ट, एबरेशन का मतलब पता होना चाहिए हो, वरना यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड यूज करा था इन्होंने? नहीं, एग्जैक्ट वर्ड नहीं यूज करा था। ऑल्दो कंजेनिटल मतलब थोड़े थोड़े वर्ड्स तो खैर पता रखने पड़ेंगे, इंसू सेंस तो पता नहीं, वो अलग ही लेवल पे है। तो बहुत क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरा आंसर ऑप्शन ए है, क्योंकि ये ट्रेड्स ये लोग शेयर कर रहे हैं, ये ट्रेड्स ये लोग शेयर कर रहे हैं, और ये ट्रेड्स ये लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। आप लोग एक बारी गूगल कर लेना ये डी में इसका क्या मतलब है, इसके लिए भी कहीं कोई ना कोई डेटा पॉइंट होगा ही पक्का पैसेज में। सो दिस इज हाउ यू गो अबाउट इट, इवन इफ यू डोंट नो अ वर्ड देयर इज नो नीड टू वरी, यू लुक एट द अदर थ्री ऑप्शंस फर्स्ट। हमें ऐसे ही मिल गया आंसर, अगर हम पहले ही ए पे जाते तो हमें पहले ही आइडिया लग जाता कि ये है, राइट? सो ओके, नाइस क्वेश्चन। फॉर्मर, लैटर, चलो अच्छा, इसमें कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ट्रिकी मेरे ख्याल से। तो पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम, think of an answer, and we'll discuss. ठीक है, देखते हैं। Which of the following best expresses the similarity between psychopaths and sociopaths as well as the difference between the former and latter? तो देख रहे हो ये क्वेश्चन कितना कंफ्यूजिंग तरीके से फ्रेम करा है कि सिमिलैरिटी भी एक्सप्रेस करनी है और डिफरेंस भी एक्सप्रेस करना है, और फॉर्मर लैटर वर्ड भी यूज कर दिया है। फॉर्मर होता है जो पहले आता है, लैटर लाइक लेटर होता है जो बाद में आता है। तो अगर मैं अभी देखूं इन्होंने क्या क्या ऑप्शंस दिए हैं, both pose a significant threat to society, but the former is relatively less dangerous. Okay, कि both pose a threat to society, पर psychopaths, former क्या जो पहले आता है, psychopaths are relatively less dangerous. Two, both are capable of extreme violence, but the former यानी कि psychopath of relatively low degree. Okay. Three, both lack feelings of empathy and are capable of inflicting extreme hurt on the victims, but the former are more devious because they do not reveal their true feelings. Okay. Both are capable of committing terrible iniquities, but those of the latter are inevitably violent. ठीक है, एक बारी जरा देखते हैं आंसर क्या है इसका। So the answer is option number three. Let's look at ये जो बाकी के हैं। Both pose a significant threat to society, but the former is relatively less dangerous. Psychopaths नहीं, बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि साइकोपैथ्स जो होते हैं, सी हियर यू सी द कर्सर, सी एवरीथिंग इज रिटन, साइकोपैथ्स आर प्रोबेबली मोर डेंजरस इन द लॉन्ग रन, सेज जॉनसन, प्रिसाइसली बिकॉज दे कैन हाइड इट फॉर लॉन्गर। हाइड व्हाट फॉर लॉन्गर, क्या लिखा था यहाँ पे, उनकी जो इम्पल्सेस होती है लोगों को हर्ट करने के लिए जो भी, पॉसिबली वाई दे गेट मोर मेंशन इन पॉप कल्चर। तो साइकोपैथ ज्यादा डेंजरस होते हैं तो क्लियरली लिखा हुआ है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, राइट? ऑप्शन नंबर फोर। अगर चलो पहले टू देखते हैं। बोथ आर केपेबल ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस बट द फॉर्मर इज ऑफ रिलेटिवली लो डिग्री। ठीक है, तो दोनों ही वायलेंस के केपेबल हैं, पर साइकोपैथ्स जो हैं वो कम डिग्री की वायलेंस जो है करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें वायलेंस के बारे में क्या बात इन्होंने करी है, यहाँ से ये देखो, ये तो लिखा है that they might enjoy the feeling of inflicting pain or exercising control over others. There are some significant differences between the two phenomena. However, psychopaths are better at delaying gratification. Subsequently, they can meticulously plan their wrongdoings. ओके, किसके बारे में लिखा है कि साइकोपैथ्स जो है अपनी सारी रॉन्ग डूइंग्स को प्लान कर सकते हैं अच्छे से, नॉट ऑल ऑफ विच आर इनएविटेबली वायलेंट। तो ये प्लान कर सकते हैं अपनी रॉन्ग डूइंग्स को, और जरूरी नहीं है कि सारी वायलेंट हो ही हो, ये जरूरी नहीं है। Sociopaths, however, they are even more likely to be violent but less likely to be calculating. ठीक है,
The almost all sociopaths they cross over the line into violence. They're not cunning enough to prepare an attack. Because of this, they are more likely to get caught. Okay, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इन्होंने कुल मिला के क्या बताया कि दोनों में ही वायलेंस की टेंडेंसी होती है। पर साइकोपैथ्स में जरूरी नहीं है कि हर साइकोपैथ एंड में वायलेंट ही हो। और सोशियोपैथ्स के लिए लिखा है कि ये ज्यादा लाइकली होते हैं वायलेंट होने के लिए, और ज्यादातर सोशियोपैथ्स किसी ना किसी टाइम पे अपनी लाइफ में करेंगे ही वायलेंस, मतलब मोस्ट ऑफ देम क्रॉस ओवर द लाइन। सो यहाँ पे ये जो लिखा है कि बोथ आर केपेबल ऑफ एक्सट्रीम वायलेंस बट द फॉर्मर इज ऑफ रिलेटिवली लो डिग्री। तो लो डिग्री की बात नहीं हुई है कि कौन कितनी डिग्री पे वायलेंस करेगा, कौन कम वायलेंट है, कौन ज्यादा वायलेंट है। एक लाइकलीनेस की बात हुई थी, ठीक है, कि दोनों ही वायलेंस कर सकते हैं। साइकोपैथ का ये है कि जरूरी नहीं है कि हर साइकोपैथ वायलेंस करे। और सोशियोपैथ्स का ये है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम क्रॉस द लाइन एंड दे आर इनएविटेबली वायलेंट, बट साइकोपैथ्स के साथ ये जरूरी नहीं है। तो ये नहीं, ये कहीं बात नहीं हुई है कि साइकोपैथ्स कम डिग्री की वायलेंस करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर पैसेज में ऐसा कुछ लिखा होता कि सोशियोपैथ्स तो जान से मार देते हैं और साइकोपैथ सिर्फ मुक्का मारते हैं, समझ आई बात? तो ये नहीं लिखा, तो ये भी गलत हो गया। अगर मैं फोर देखूं, बोथ आर केपेबल ऑफ कमिटिंग टेरेबल इनइक्विटीज बट दोज ऑफ द लैटर आर नॉट इनएविटेबली वायलेंट। कि लैटर कौन हुआ? सोशियोपैथ्स। तो अभी मैंने बताया कि सोशियोपैथ्स दे आर इनएविटेबली वायलेंट, यहाँ पे लिखा हुआ था, एक बारी फिर पॉइंट आउट कर देती हूँ कि हाँ, ये साइकोपैथ्स के लिए लिखा है नॉट इनएविटेबली वायलेंट, और यहाँ लिखा है ऑलमोस्ट ऑल सोशियोपैथ्स क्रॉस ओवर द लाइन इनटू वायलेंस। ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर थ्री, बोथ लैक फीलिंग्स ऑफ एम्पथी, लिखा हुआ था, एंड आर केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग एक्सट्रीम हर्ट ऑन देयर विक्टिम्स बट द फॉर्मर आर मोर devious इज लाइक devilish, but because they do not reveal their true feelings. Yes, तो ये क्लियरली लिखा हुआ था कि दोनों में एम्पथी सिंपथी का लैक है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा था। और ये एक्सट्रीम हर्ट भी इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं, कैसे देखो, इन्फ्लिक्टिंग पेन और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, एम्पथी और सिंपथी ये लोग लैक करते हैं ऑलमोस्ट इंटायरली। फॉर्मर साइकोपैथ्स जो है वो ज्यादा डिवियस होते हैं, दे आर मोर डेंजरस इन द लॉन्ग रन बिकॉज दे कैन हाइड इट फॉर लॉन्गर। राइट, तो ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे क्या लिखा है? बिकॉज दे डू नॉट रिवील देयर ट्रू फीलिंग्स। यस, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि साइकोपैथ को टेक्निक पता है कि दे कैन कीप देयर कूल, और वो सोचेंगे कि नॉर्मल इनोसेंट आदमी क्या रिस्पॉन्स देगा किसी इंटेरोगेशन का, राइट। फिर वो गलत रिस्पॉन्स देंगे, वो अपना सच मतलब छुपा सकते हैं। सोशियोपैथ्स जो है मीनवाइल दे ब्लो अप अंडर इंटरव्यू, राइट, वो नहीं छुपा पाते हैं। तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ था। सो ऑप्शन नंबर थ्री, आई होप समझ आया होगा कि क्यों एलिमिनेट करना था बाकी ऑप्शंस। ये बताओ, चलो पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम, नोट इट डाउन। गाइस, इज द एग्जाम इज गेटिंग, मतलब इतना इतना काम होता है ना यार, काम नहीं खत्म होता। तुम में से कुछ लोग बोलोगे आप क्या रो रहे हो, 9 to 5 करते हुए भी लोग जो है मैनेज कर रहे हैं। भाई मैं तो बहुत थक जाती हूँ। पढ़ाई करो एक तो, आई ट्राई टू स्टडी, आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल हु कैन स्टडी 10 to 12 hours, नेवर। आई ट्राई टू स्टडी 5 hours डेली एंड 5 hours फुल 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ। along with that, then I told you guys अभी तो मैं क्लाइंट से घोस्ट हो चुकी हूँ, पर लिंक्डइन पे भी आई ट्राई टू पोस्ट एज ऑफन एज आई कैन, और अगर एवरी ऑल्टरनेट डे तो मिनिमम, उससे ज़्यादा ही करती हूँ मैं। 2 घंटा उसके लिए चाहिए, फिर यूट्यूब पे रिकॉर्ड करने में, क्लासेस पढ़ाने में। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू ऑल्सो मस्ट बी गोइंग थ्रू सिमिलर थिंग्स। किसी का कॉलेज होगा, कोई अगर गैप ईयर वाला होगा वो आधा टाइम टेंशन में निकाल। एक तो गैप ईयर वाले जितने भी लोग हैं, प्लीज, तो इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है अभी से। मेरा तो गैप ईयर है, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, पहले आप एग्जाम तो निकालो। तो उसके बाद तो आपको इंटरव्यू में पूछेंगे, तब की तब देखना। पहले फोकस ऑन क्लियरिंग द एग्जाम, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड जस्ट हैंग इन देयर गाइस। 2 महीने की बात है, जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। बिकॉज मेरा देख लो, लास्ट ईयर 91 परसेंटाइल थी। 2-3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा सॉल्व करने पे ना डी डे पे उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है परसेंटाइल में। अब मुझे एग्जैक्ट रेंज नहीं याद, पर नेक्स्ट क्लास में बताती हूँ मैं कि मैं 2-3 क्वेश्चंस और सॉल्व कर लेती तो मेरी कितनी परसेंटाइल आती। सो वही है, बट इट्स फाइन, सच इज लाइफ। तो चलो देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन बेस्ड ऑन द पैसेज एक्सेप्ट। ठीक है, सारे कंक्लूजन्स या इन्फरेंस हम ड्रॉ कर सकते हैं, पर कोई एक है जो हम नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। देखते हैं। अ पर्सन हु वाज अ विक्टिम ऑफ अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज बाउंड टू बिकम अ सोशियोपैथ। ओके, व्हेन द अनोमलीज, अनोमली होता है जब कुछ नॉर्मल से थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे प्रियंका चोपड़ा का ब्रांड अनोमली सुना है, तो वो केमिस्ट्री में भी ये वर्ड बहुत यूज होता है। Seen in a psychopath's brain are innate. Those seen in a sociopath's brain are a result of childhood psychological trauma. ये तो बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ था
कि साइकोपैथ आदमी साइकोपैथ दिमाग के साथ पैदा होता है, सोशियोपैथ का जो है नॉर्मल होता है। पर चाइल्डहुड निग्लेक्ट, अब्यूज, ये सब कारण हो सकते हैं, और कुछ इनकी नर्चरिंग में गलत हो जाता है। और अगर स्पेसिफिकली चाइल्डहुड अब्यूज की बात करें तो ये भी लिखा था कि स्टडीज ने कंसिस्टेंटली ये दिखाया है कि सोशियोपैथ्स, they are actually more likely to have been a victim of child abuse than the general population, right? तो एक क्लियर इनके बीच में कोरिलेशन है। ये क्वेश्चन था ना। Hollywood movies have been unsuccessful in portraying a psychopath in the real sense. Yes, because यहाँ जब एग्जैक्टली बात हुई थी, हॉलीवुड डज अ बैड जॉब इन पोर्ट्रेइंग दीज वेरियस ट्रेट्स। कैरन डेविस और उसके कलीग्स ने एग्जामिन करा, 24 मूवी कैरेक्टर्स एग्जामिन करे कि भाई ने साइकोपैथ बोला तो है, पर ये सच में साइकोपैथ हैं अगर हम इनकी टेंडेंसीज को असेस करें। फिर इन्होंने जब अपना टेस्ट टूस्ट करा तो सिर्फ 21% सैंपल ऐसा निकल के आया जिनको हम साइकोपैथ बोल सकते थे। तो हम कह सकते हैं, अच्छा मेरे मैं जब क्लास में पढ़ाई थी तो मेरे स्टूडेंट्स ने क्या करा, यहाँ पे 24 लिखा था, सो दे जस्ट रेड दिस एज 21, दे फॉरगॉट टू रीड द परसेंट रिटन विद 21। दिस मैम 21 में से 24 ने पास कर दिया अगर सैंपल, तो फिर तो वो होना चाहिए लाइकलीहुड। मैंने कहा यार 21% लिखा है, ठीक है, तो एक तो जस्ट 21% पास, अब बहुत नॉर्मल मिस्टेक है, किसी से भी हो सकती है, तो एक बारी जरा ध्यान से पढ़ो। जस्ट 21% पास। उसके साथ साथ क्लियरली लिखा है कि हॉलीवुड एक खराब जॉब करता है। तो मेरे पास इसके लिए भी डेटा पॉइंट हो गया। ड्यूरिंग अ क्रिमिनल इंटेरोगेशन, डी, इट इज मोर डिफिकल्ट टू एलिसिट द ट्रूथ फ्रॉम अ साइकोपैथ देन अ सोशियोपैथ। कर्सर दिखा रही हूँ मैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि साइकोपैथ को देखो, क्लियरली लिखा है साइकोपैथ इज मोर चैलेंजिंग टू क्वेश्चन, दे कीप देयर कूल एंड मेक श्योर टू मिमिक what they think would be the normal and innocent response to an interrogation. Sociopaths, they blow up under interview. इन बेचारों से सहा नहीं जाता। ठीक है, तो ये भी हो गया इन्फो। रही बात ए की, अ पर्सन हु वाज अ विक्टिम ऑफ अब्यूज ड्यूरिंग चाइल्डहुड इज बोर्न टू बिकम अ सोशियोपैथ। अब तुम कहोगे कि यहीं पे तो हमने इनके बीच में कोरिलेशन ड्रॉ करी थी, सोशियोपैथ और ट्रॉमा और इस सब के बीच में, राइट, चाइल्डहुड ट्रॉमा अब्यूज के बीच में। बट द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड हियर इज बाउंड टू। ऐसे वर्ड्स देखते ही ना तुम लोगों की कान खड़े हो जाने चाहिए। मैंने फर्स्ट क्लास में हिस्ट्री जनरलाइजेशन की बात करी थी कि कोई फैक्ट लेना और उसको बहुत ज्यादा जनरलाइज कर देना, ठीक है, तो ये वो चीज है। जनरली ऐसे ऐसे देखते ही हमें अवॉइड करना चाहिए अनलेस हमारे पास प्रॉपर डेटा पॉइंट हो, पर यहाँ वैसे भी एक्सप्लिसिटली लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता। दैट, ये देखो कर्सर, दैट इजंट टू से दैट एवरीवन और इवन मोस्ट पीपल who are abused as a child go on to become a sociopath। तो बहुत क्लियरली लिखा है। पर बस ये इन्होंने एक लिंकेज दिखाई है आगे, जो लिखा है कि एक लिंकेज है चाइल्ड अब्यूज और सोशियोपैथ टाइप की टेंडेंसीज के बीच में। पर काफी क्लियरली लिखा है कि हम ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सब लोग या फिर ज्यादातर लोग जिनके साथ अब्यूज हुई है वो सब सोशियोपैथ बनेंगे ही बनेंगे। तो ये जो बाउंड टू वर्ड लगा दिया ना इन्होंने, ये इसकी वजह से गलत हो गया। और मतलब मेरे स्टूडेंट्स ने एक बारी मैं कुछ ऐसी जनरलाइजेशन से रिलेटेड कुछ पढ़ा रही थी, दे सेड मैम अब तो चलो आपने सोल्यूशन भी देख लिया, हम ये जानना चाहते हैं कि जब आप टेस्ट में गई तब आपकी क्या थॉट प्रोसेस थी। मुझे वो क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा। जब मैं इस टेस्ट में भी थी तो मेरी थॉट प्रोसेस ये थी कि ये फर्स्ट ऑप्शन में बाउंड टू देखते ही मेरे कान खड़े हो गए। ये जनरलाइजेशन के लिए क्या कोई डेटा मुझे प्रेजेंट करा गया है? अगर नहीं प्रेजेंट करा गया है तो मैं कोई जनरलाइजेशन अप्लाई नहीं कर सकती। चलो यहाँ तो साफ साफ उल्टा भी लिखा था, बट अगर कहीं, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, ये पैरासमरी को भी अप्लाई करती है सेम चीज। लेट्स से कि पैरासमरी आरसी में लिखा है कि फ्रीलांसिंग इज अ गुड वे टू मेक मनी, ठीक है, और एक ऑप्शन में लिख दिया फ्रीलांसिंग इज द ओनली वे टू मेक गुड मनी। सो यू सी इट्स वर्ड प्ले, इट्स वेरी सिमिलर टर्म्स इन वेरी सिमिलर वर्ड्स, बट दैट ओनली is making it incorrect. The passage is simply saying it's a good way to make money. It's not saying it's the only way to make money. Here also the passage is simply saying कि एक correlation है, एक likelihood है कि जिसके साथ abuse हुआ है वो sociopath बनेगा। It's not saying कि जिसके साथ हुआ है वो बनेगा ही बनेगा। तो जैसे मेरे कान खड़े हो जाते हैं अब जनरलाइजेशन वाले वर्ड्स देख के, आपके भी टेस्ट में जाते ही आंखें बड़ी हो जानी चाहिए, ठीक है। सो कान तो खैर क्या, चलो अब ये ट्राई करो क्वेश्चन एंड देन वील डिस्कस। Okay. Which of the following, if false, could be seen as supporting the passage? Investigating authorities, they find it easier to apprehend a sociopath than a psychopath. Sociopaths are very meticulous in planning their attack and believe in striking at the opportune moment. Psychopaths are more notorious than sociopaths and get more mention in pop culture.
ये तो बहुत ही एक मतलब एक ही लाइन में, psychopaths are probably more dangerous because they can hide it for longer, probably why they get more mention in pop culture than sociopaths. So this is supporting the passage as it is. D. Both psychopaths and sociopaths experience thrill and derive pleasure in inflicting hurt on others. Clearly दोबारा पॉइंट आउट कर देती हूँ, कोई स्कोप फॉर डाउट रहना नहीं चाहिए। यहाँ देखो, दे माइट एंजॉय द फीलिंग ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन और एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर अदर्स, बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। तो ये भी मेरे पास है। अरे यार चलो कोई बात नहीं, दिख भी गया ऑप्शन तो अब तो सोच लिया। तो यहाँ तक मैं क्या कह सकती हूँ कि हाँ, ये भी एज इट इज मेरे पैसेज को सपोर्ट कर रही है। ए, investigating authorities find it easier to apprehend a sociopath than a psychopath. तो ये भी एज इट इज सपोर्ट करिए, ये लिखा था ना, ये लिखा था पीछे, अब मैं दोबारा नहीं जा रही कि मैंने अभी पॉइंट आउट करा था, चलो दोबारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे बहुत क्लियरली अगर आप इनको रीड करोगे कि साइकोपैथ को चैलेंजिंग होता है क्वेश्चन करना, इंटरव्यू करना। सोशियोपैथ मेनली जो होते हैं वो इंटरव्यू में ब्लो अप कर देते हैं, एंड दे माइट एंड अप रिवीलिंग समथिंग, दैट्स व्हाई दे एंड अप रिवीलिंग समथिंग, राइट? सो कैन आई से दैट ए इज ऑल्सो सपोर्टिंग माई पैसेज एज इट इज? यस, की सोशियोपैथ्स को एप्रीहेंड करना ज्यादा आसान होता है, एप्रीहेंड इज लाइक पकड़ना। फिर बी, sociopaths are very meticulous in planning their attack and believe in striking at the opportune moment. यहाँ तक हर एक चीज पैसेज में लिखी हुई थी। रिमेम्बर, मेटिकुलस वर्ड का मैंने मतलब बताया था, बट ये सारे ट्रेड्स साइकोपैथ्स के हैं। तो इन्होंने बहुत सिमिलर वर्ड्स उठाए, बस इन्होंने साइकोपैथ को चेंज कर दिया सोशियोपैथ के साथ। तो ए मेरे पैसेज को एज इट इज सपोर्ट कर रहा है, सी मेरे पैसेज को एज इट इज सपोर्ट कर रहा है, डी मेरे पैसेज को एज इट इज सपोर्ट कर रहा है, बी नहीं कर रहा है एज इट इज सपोर्ट। तो ये मेरा ऑड वन आउट है, तो ये मेरा आंसर है। तो अगर मैं क्वेश्चन भी देख के एक बार वेरीफाई भी करना चाहूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इफ फॉल्स कुड बी सीन एज सपोर्टिंग द पैसेज, तो बी एज इट इज तो मेरे पैसेज को नहीं सपोर्ट करा है। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि बी अगर फॉल्स हो गया, दैट सोशियोपैथ्स आर नॉट मेटिकुलस इन प्लानिंग देयर अटैक and believing in striking at the opportune moment, yes, then it would support my passage. So again, a very nice RC। ये ऐसा है कि मतलब तुम्हारे पास टाइम हो तो करने के लिए, बिना उसके टाइमर के इट्स easier, but in an exam situation it can be a little difficult and a little tricky। चलो ये भी अच्छा पैसेज है, पॉज करो, रीड करो, इतना ही है, इसका कोई सेकंड पार्ट नहीं है। Let's read this together. Kevin Crawley, a researcher at UN University Center for Policy Research in New York, has been interested in migration since the late 1980s. Then the breakup of the former Yugoslavia caused what was often referred to as refugee crisis in Europe. Language like crisis has been a part of the discourse on migration. Discourse मतलब बातचीत on migration for years, but Crawley thinks of this in a particular way. It's absolutely fair to say that there is a crisis associated with migration. It's normally for the people who are actually moving. Okay, एक बारी ढंग से देखते हैं, ये ना अच्छा पैसेज है काफी। इससे भी हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी जब भी हम कोई पैसेज पढ़ रहे होते हैं। यार हर पैसेज को पढ़ने के लिए ना मतलब कुछ 10 एक मतलब 5-6 टाइप के पैसेजेस होते हैं ब्रॉडली। उसमें एक तरीका होता है पढ़ने का, जैसे पिछले वाले साइकोपाथ से सोशियोपाथ से रिलेटेड थे, उनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस से लेके, तो मुझे एक मेंटल नोट रखना चाहिए था, आगे जाके कुछ ना कुछ इनकी सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस पे भी क्वेश्चन आएंगे, सिंस पैसेज ही सारा उस बारे में, और कुछ ना कुछ वो मिक्सअप वहां पे करेंगे मुझे कंफ्यूज करने के लिए, राइट? तो एक तो वो चीज हो गई कि उस वो पैसेज पढ़ते हुए मैंने इस बात का ध्यान रखा। ये पैसेज पढ़ते हुए ना फर्स्ट पैराग्राफ में ही अभी मैं हाईलाइट भी करूंगी, एक है जनरल पर्सपेक्टिव और एक है ऑथर का क्या पर्सपेक्टिव है। तो ये डिफरेंस ध्यान में रखना, इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करना कि जनरल पर्सपेक्टिव क्या है और ऑथर का पर्सपेक्टिव क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट्स सी। हेवन क्रॉली कोई रिसर्चर है जो कि माइग्रेशन में इंटरेस्टेड रहे हैं 80s से। देन द ब्रेकअप ऑफ फॉर्मर यूगोस्लाविया के बाद रेफ्यूजी क्राइसिस सो टू से यूरोप में आई। क्राइसिस जैसी भाषा जो है वो माइग्रेशन के बारे में बातचीत करने में बहुत टाइम से देखी जा रही है। पर क्रॉली एक तरीके से सोचता है, वो क्या सोचता है क्रॉली, देखे जरा कि ये बहुत फेयर है ये चीज बोलना कि अच्छा क्रॉली कौन है, हेवन क्रॉली एक रिसर्चर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जनरल मतलब आम लोगों की उसमें एक रेफ्यूजी क्राइसिस टर्म ये लोग यूज करने लगे थे आम लोग। क्रॉली का माइग्रेशन को देखने का एक पर्टिकुलर तरीका है, क्या पर्टिकुलर तरीका है कि हाँ जी क्राइसिस तो है, इट्स एब्सोल्युटली फेयर टू से दैट देयर इज अ क्राइसिस एसोसिएटेड विद माइग्रेशन। It's normally for the people who are actually moving because they're often in situations where there are huge inequalities in the right to move.
वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन वी से रेफ्यूजी, इंडिया हैज अ रोहिंग्या रेफ्यूजी क्राइसिस, राइट? तो हम क्या सोचते हैं, मतलब कॉमन टर्म्स में क्या बोला जाता है कि अरे यार बाहर से लोग हमारे देश में आ रहे हैं, ये हमारे लिए क्राइसिस की चीज है। तो ये रिसर्चर हैज एक्चुअली फ्लिप्ड द स्क्रिप्ट, ठीक है, एंड ही इज सेइंग, ही और शी हुएवर, ही है शी है, चलो जो भी है, शी और ही इज सेइंग कि भाई एक क्राइसिस है, आई एग्री, पर क्राइसिस एक्चुअली उन लोगों के लिए है जो मूव कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास प्रोबेबली कोई बेटर चॉइसेस नहीं है लाइफ में। तो इन्होंने कंप्लीटली फ्लिप कर दिया। होप ये चीज जब आप खुद पढ़ रहे थे तब आपको समझ आई हो, नहीं तो अब आ गई हो। आगे देखते हैं। She explained how in Europe, especially, the perception of migrants is often skewed as something which is unfair, with legal work seeking migrants being seen as good and those without visa permissions or clandestine is, I think, similar to illegal, means as bad migrants. However, migration can be a positive force for the country and the people it touches. According to Crawley, people are now realizing the positive impact of migration. ठीक है, तो इन्होंने कहा कि क्राइसिस तो है भैया, पर उन लोगों के लिए है जो मूव कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो बहुत इनइक्वालिटीज वाली सिचुएशन में है। देन इन्होंने आगे क्या एक्सप्लेन करा कि जो माइग्रेंट्स को लेकर हमारा परसेप्शन है वो बहुत ज्यादा स्क्यूड रहता है। यानी कि जो लीगल माइग्रेंट्स होते हैं उन्हें तो हम गुड माइग्रेंट्स देखते हैं, और जो बिना वीजा परमिशन के आते हैं उन्हें हम बैड माइग्रेंट्स में कैटेगराइज कर देते हैं। पर माइग्रेशन एक पॉजिटिव फोर्स हो सकती है देश के लिए भी, जिसमें लोग आ रहे हैं, राइट? और जो लोग आ रहे हैं उनके लिए भी, और अब धीरे धीरे लोग माइग्रेशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स देख रहे हैं। दिस इज गिविंग मी वेरी डंकी वाइब्स, इफ यू सीन शाहरुख खान की मूवी। तो आई लव शाहरुख खान, एक तो ओके सॉरी। लेट्स सी आगे। When people decide to migrate, whether seeking, I just think that, if you talk to any girl and you say Shah Rukh Khan, like they'll just smile because एक प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू भी है, एक तो शाहरुख खान charm is something else for all the boys who are watching this. If you want girls to like you, you need to be charming like Shah Rukh Khan. The way that he respects a woman, the way that he talks to women, too good. तो रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ठीक है, देखते हैं आगे। व्हेन पीपल डिसाइड टू माइग्रेट वेदर सीकिंग इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज or to escape violence or persecution, there are a number of factors influencing where they go. Valentina De Lacio, research fellow at the University of Southampton in the UK, has researched what makes people choose one country over another. De Lacio and her colleague Jackie Wahba wanted to investigate the theory of the welfare magnet, that people choose to migrate to countries where the welfare state is more generous. तो ये क्या कह रहे हैं, जब लोग माइग्रेट करना चाहते हैं, चाहे वो अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए कर रहे हो बाहर माइग्रेट, या वो वायलेंस से बचना चाहते हैं, वो डिस्क्रिमिनेशन परसिक्यूशन से बचना चाहते हैं, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इस बात को इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो किस देश में जाएंगे। इनकी कोई और रिसर्चर भी थी यूके में, इन्होंने इस बात पे स्टडी करी कि लोग एक कंट्री क्यों जाते हैं, दूसरी क्यों नहीं जाते, क्या सोचते हैं वो जब ऐसा करते हैं, राइट? और उनकी जो कलीग थी जैकी वहाबा, ये लोग इन्वेस्टिगेट करना चाहते थे जो थियोरी थी वेलफेयर मैग्नेट की, that people choose to migrate to countries जहाँ पे welfare state is more generous. But looking specifically at asylum seekers, they found that the strongest pull factor attracting people to particular countries is social networks. In other words, it's not about the economy or welfare state, it's about having the possibility to rely on a community that is already there and already established. ठीक है, तो एक कॉमन थ्योरी थी वेलफेयर थ्योरी कि माइग्रेंट्स उन देशों में जाना पसंद करते हैं जहाँ का जो है वेलफेयर स्टेट जो है अच्छा हो और बेटर हो यहाँ से, राइट? पर जब इन्होंने स्टडी करी, इन्हें पता चला कि स्पेशली असाइलम सीकर्स जो होते हैं, स्पेसिफिकली अगर हम उनकी तरफ देखें, तो उनके लिए सबसे बड़ा पुल फैक्टर होता है कम्युनिटी, राइट? या रादर देन कि किस देश में वो कितना पैसा छाप सकते हैं या कितना पैसा छापने की बाहर कैपेबिलिटी है, वो कम्युनिटी चाहते हैं जो पहले से वहां पे हो, जो उन्हें सपोर्ट करे। ओके, देन उन्होंने क्या बोला, मेनी कंट्रीज हैव पॉलिसीज प्रिवेंटिंग asylum seekers from working when they first arrive. But she said that these policies, they often backfire both for the people living in the host country's overall economy. Okay, let's see again. It's impossible to understand the global picture of migration if we only look at specific routes. For example, from India to the UK or Mexico to US, according to Crawley, about one third of global migration happens within the global north. अब इन्होंने एक और पॉइंट उठाया ट्रॉली जी ने। उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ कुछ ही रूट्स पे ध्यान दें, जैसे इंडिया से यूके, मेक्सिको से यूएस, तो हम माइग्रेशन को इन इट्स टोटलिटी हम नहीं समझ पाएंगे। कि वन थर्ड माइग्रेशन तो ग्लोबल नॉर्थ में होता है, वन थर्ड ग्लोबल साउथ में होता है, और बाकी इन दोनों के बीच में होता है। तो हमें हर टाइप के रूट को देखने की जरूरत है। क्रिस्टोफर चोंगवे निशिम्बी, a researcher at the University of Pretoria in South Africa, talks about a region with frequent movement across borders. Nishimbi said that more open borders are beneficial to regional integration in Africa.
ये सिमिलर, मैं थोड़ा टाइम पहले, थोड़ा टाइम का कई महीने पहले न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो इंडिया म्यांमार बॉर्डर जो है, वहां पे भी इसको लेके बहुत वो चल रही थी डिबेट, ओपन बॉर्डर्स और इस सबको लेकर। They allow people to move where their skills are needed and to send remittances back home to family, often within the same region. And yet, some countries are tightening their migration policies. तो एक और कोई रिसर्चर है साउथ अफ्रीका के, इन्होंने कहा कि एक्चुअली फ्रीक्वेंट मूवमेंट अगर बॉर्डर्स के बीच में होता रहे और ओपन बॉर्डर्स एक्चुअली सबके लिए बेनिफिशियल चीज है। दो तीन इन्होंने कारण दे दिए, फिर ये क्या कह रहे हैं कि इन सब फायदों के बावजूद माइग्रेशन पॉलिसीज को टाइटन करा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंटल फंडिंग from the European Union is often tied to efforts to curb migration from Africa to the EU. Nishimbi said that when migrants are seen as a threat to high income European countries, the tendency seems to be to try and influence the movement of Africans within the African continent. Very interesting. तो ये क्या कह रहे हैं कि एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि कैसे मतलब माइग्रेशन पॉलिसीज को टाइटन करा जा रहा है, कि यूरोपियन यूनियन जो है वो डेवलपमेंटल फंडिंग भेजती है अफ्रीका में, पर उनका इंटेंशन कुछ और होता है। उनका इंटेंशन ये होता है कि ये जो पैसा भेज रहे हैं उसके कारण लोग अफ्रीका से यूरोप जाना बंद कर दे और अफ्रीका के अंदर ही मूवमेंट कर ले। इन्होंने क्या कहा कि ये लोग जो है माइग्रेंट्स को एज अ थ्रेट देखते हैं हाई इनकम यूरोपियन कंट्रीज में, तो इस टेंडेंसी के कारण ये चाहते हैं अफ्रीकन जो है अफ्रीकन उसके अंदर ही घूमते रहे, यही इनकी मूवमेंट हो जाए। But he said that the approach is misguided and that funding development in low income countries does not necessarily translate into people stopping migration. In some cases, this funding to stop migration has been used in a way that can cause instability and violence and ultimately more migration. Interesting. तो ये कह रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज जो है ये भेजती तो इस इंटेंशन से है कि इनकी तरफ ना आए माइग्रेंट्स, या अच्छी नजरों से माइग्रेंट्स को नहीं देखती और कि अफ्रीका के अंदर ही इनका मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाए। पर होता उल्टा है, ये लोग जो पैसा भेजते हैं कई बार उसके कारण जो है दिक्कत होती है, इंस्टेबिलिटी, वायलेंस, जिसकी वजह से लोग और ज्यादा माइग्रेट करते हैं। सो दैट इज व्हाट दिस पैसेज इज अबाउट। Now take some time, try this question. It's a good question. Hmm. The contrast between good migrants and bad migrants in the passage is offered to show that people who emigrate from their homelands, who are victims of their circumstances seeking asylum, are different from those who emigrate for a better life. That immigrants play a significant role in both the daily lives of current population and the economy as a whole. How the good migrants move only for work and don't seek permanent residency, whereas the bad migrants are the ones who feed on the resources of the new community that they enter. How, instead of emphasizing the misfortune that immigrants actually face, the word crisis has been subverted in the debate on migration from the standpoint of the hostland. ठीक है, तो गुड माइग्रेंट्स और बैड माइग्रेंट्स के कॉन्ट्रास्ट की स्पेसिफिकली बात करी गई है कि ये क्यों मतलब ये क्यों दिखाया है, जिसको बोलते हैं लेखक ये दिखा के क्या दर्शाना चाह रहे हैं, राइट। तो लेखक क्या दर्शाना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें एक बार देखना पड़ेगा कि गुड और बैड माइग्रेंट्स की बात जहाँ पे हुई थी वहाँ एग्जैक्टली क्या बात हुई थी, क्या बात हुई थी। आई थिंक एग्जैक्टली फर्स्ट पैराग्राफ में ही बात हुई थी। इन्होंने क्या कहा कि क्राइसिस होती है उन लोगों के लिए होती है जो एक्चुअली मूव कर रहे होते हैं, क्योंकि वो काफी खराब सिचुएशंस में होते हैं, स्पेशली यूरोप में, कि माइग्रेंट्स का परसेप्शन हमारा काफी खराब रहता है। जो लीगल वर्क सीकिंग माइग्रेंट्स होते हैं उनको हम अच्छा देखते हैं, और जो नहीं आते लीगल तरीके से उन्हें हम बैड माइग्रेंट्स मानते हैं, However, migration can be a positive force for the country and the people that it touches, according to Crawley. People are now realizing the positive impact of migration, कि अगर हमें लेखक ने बताया कि एक डिस्टिंक्शन है, तो लेखक हमें क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, देखते हैं। पहले इन्होंने क्राइसिस वर्ड भी इन्होंने ऐसे यूज करा कि क्राइसिस वर्ड जो एग्जिस्ट करता है, पर ट्रॉली ने इस पे हमें एक पर्टिकुलर चीज बताई, राइट। ठीक है, देखते हैं कॉन्ट्रास्ट क्यों दिखाया गया है। क्या कॉन्ट्रास्ट इसलिए दिखाया गया है दैट पीपल हु एमिग्रेट फ्रॉम देयर होमलैंड्स हु आर विक्टिम्स ऑफ देयर सर्कमस्टांसेस सीकिंग असाइलम आर डिफरेंट फ्रॉम दोज हु एमिग्रेट फ्रॉम द बेटर लाइफ। अब तुम लोग कहोगे कि ये तो वहां लिखा हुआ था, पर ये इन्होंने कहा कि यार हम लोग ऐसे देखते हैं गुड माइग्रेंट्स बैड माइग्रेंट्स, पर ये जो क्रॉली है लाइक राइट जिसका पॉइंट हाईलाइट करा गया है, ये माइग्रेशन को एक पॉजिटिव फोर्स, एक पॉजिटिव लाइट में दिखाना चाह रही है। जो लोग वहां पे फॉर द पीपल दैट इट टचेज एंड फॉर द कंट्री, सो पीपल आर नाउ रियलाइज। तो यहाँ तक इन्होंने जैसे लिखा है अकॉर्डिंग टू क्रॉली, ठीक है, यहाँ तक क्रॉली का एग्जाम्पल है पीपल, और फिर उसके आगे इन्होंने खुद से लिखा है ऑथर ने कि पीपल आर नाउ रियलाइजिंग पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। तो इन्होंने क्रॉली की हमें ये जो पूरी स्टडी बताई, राइट, यहाँ तक कि क्रॉली जी ने ये रिसर्च करी, उनके ये पॉइंट्स थे,
फिर ऑथर ने लास्ट लाइन में तो ये क्रॉली की बात खत्म हो गई यहाँ तक, है ना। फिर इसके आगे इनके क्या बता रहे हैं, पीपल आर नाउ रियलाइजिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। ये ऑथर की बात है, और ओवरऑल भी क्रॉली भी यहाँ पे हमें मतलब माइग्रेशन की एक पॉजिटिव इमेज दिखाना चाह रही है। ये कह रहे हैं कि हम लोग माइग्रेंट्स को गलत नजरों से देखते हैं, हमने जो है कैटेगराइज कर रखा है, पर एक्चुअली मतलब हमें ये गलत कैटेगराइजेशन है, राइट। दे आर लाइक द ऑथर इज नॉट इन अग्रीमेंट, ऑथर इज इन अग्रीमेंट विद क्रॉली कि नाउ पीपल आर रियलाइजिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। और क्रॉली भी जो बोलती है कि एक पॉजिटिव फोर्स हो सकता है, और क्रॉली ने भी अपनी रिसर्च में बहुत नेगेटिव ये बताया है कि मतलब माइग्रेंट्स को लेके हमारा परसेप्शन सही नहीं है। दिस इज द एग्जैक्ट सेंटेंस, स्क्यूड। माइग्रेशन इन सब को लेके हमारा परसेप्शन सही नहीं है। हम एक को एक नजर से देखते हैं, दूसरे को दूसरी नजर से देखते हैं। सो वाइल कॉमन लोग ये चीज करते हैं, बट दिस इज नॉट द ऑथर्स पर्सपेक्टिव, राइट। सो ऑथर ने हमें ये एग्जाम्पल इसलिए नहीं दिया है कि ये कह रहे हैं एक अच्छा है एक बुरा है, ऐसा लोग बोलते हैं। ऑथर ने एग्जाम्पल दिया है हमें अल्टीमेटली बताने के लिए कि ये चीज गलत है। जैसे क्रॉली ने भी लिखा, स्क्यूड वर्ड ये जो यूज करा है कि नेगेटिव है ये परसेप्शन ऑफ माइग्रेंट्स, इट्स नॉट करेक्ट टू लुक एट पीपल लाइक दिस, टू कैटेगराइज देम। बाद में भी क्योंकि इन्होंने लिखा है, नाउ पीपल आर रियलाइजिंग द पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ माइग्रेशन, that immigrants play a significant role in both daily lives। कहीं डेली लाइफ की बात हुई ऑफ करंट पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी एज अ होल, यहाँ कहीं डेली लाइफ डूली लाइफ की कुछ बात हुई नहीं हुई, राइट। इकोनॉमी एज अ होल को लेके भी कुछ खास बात नहीं हुई। बात यह है कि हम कैसे देखते हैं। इन्होंने कहा पॉजिटिव फोर्स हो सकता है देश के लिए भी, और जो लोग जाते हैं उनके लिए भी। सो नो, नॉट रियली। ऑथर ने हमें इसलिए दिखाया ये नहीं। How the good migrants move only for work and don't seek permanent residency। कहीं permanent residency की बात पूरे पैराग्राफ में कहीं भी हुई थी। whereas bad ones are the ones who feed on resources। देखो permanent residency की तो एक तो कहीं बात नहीं हुई है, दूसरा ये पूरी good migrants bad migrants की जो वो है डिस्टिंक्शन, ये हम लोगों ने बनाई है, ऑथर इसे सपोर्ट नहीं करता। सो ऑथर हमें ये नहीं बताना चाह रहा है। दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। How, instead of emphasizing the misfortune that immigrants actually face, the word crisis has been subverted in the debate on migration from the standpoint of the host land। Yes, कि जैसे इन्होंने बताया कि क्राइसिस शब्द है, पर क्राइसिस उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि रादर देन हम उन लोगों के साथ एम्पथाइज करें, पूरा वर्ड ही हमने ऐसे कर दिया है, हमने ये डिबेट जो है होस्ट लैंड जो है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कर दिया, और एक्चुअली लोगों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। जो इन्होंने यहाँ पे भी कहा कि रेफ्यूजी क्राइसिस इन यूरोप, राइट, कि यूरोप में आ रहा है, तो एक होस्ट के स्टैंड पॉइंट से जो है ये क्राइसिस वर्ड हम यूज कर रहे हैं, rather than looking in the misfortunes of the people। So this is an agreement, option D will be our answer। Okay, let's look at option number 2। All of the following statements, if true, would weaken the passage's claim about the perception of migrants except। तो यहाँ से हमें क्या पता चला वैसे इससे भी कि ऑथर हमें क्या दर्शाना चाह रहा है कि एक होता है जो कॉमन बात लोग कह रहे हैं, यूरोप में लोग कह रहे हैं कि हमारे एक रिफ्यूजी क्राइसिस है, यूरोप में लोग देख रहे हैं गुड माइग्रेंट बैड माइग्रेंट, कि ऑथर इससे अग्री कर रहा है, ऑथर का एक अलग पर्सपेक्टिव है। सो ऑथर का पर्सपेक्टिव इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बहुत क्वेश्चंस आते होंगे। चलो ये ट्राई करो इसका। हम्म If true would weaken, let's look at option number A. In the larger discussion of whether migrants are abandoning violent environments in their home countries or migrating in search of economic stability, migration to European countries is hardly a factor। EU provided developmental funds to boost tourism in low income countries। ठीक है, एक बारी जरा आंसर ही देख लेते हैं पहले, then let's look at it। Option number A, all of the following statements if true would, okay, so it is if true, है ना, would weaken except। हालांकि हम चलेंगे अपने ऑड वन आउट वाले से, एक बारी देखेंगे तो यही इसका मतलब, बाकी सब ट्रू होके वीकन कर रहे हैं सिवाय इसके, मतलब ए सपोर्टिंग द पैसेज एज इट इज, द अदर्स आर नॉट सपोर्टिंग द पैसेज एज इट इज। लेट्स टेक अ लुक। बी, ईयू ने प्रोवाइड करे फंड्स टूरिज्म बूस्ट करने के लिए लो इनकम कंट्रीज ने, जिन्होंने साउथ अफ्रीका की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ावा दिया, इनकी इकोनॉमी को बढ़ावा दिया, और एक नई पीसफुल मॉडर्न सोसाइटी बनाई। नहीं, यहाँ पे क्लियरली लिखा था कि कई बार ये जो पैसा भेजते हैं उसकी वजह से इंस्टेबिलिटी और वायलेंस होती है। क्या कर्सर लास्ट लाइन में, सो ये दिस नॉट सपोर्टिंग आवर पैसेज एज इट इज। सी, देयर इज सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पर्सन्स हु रिलाई ऑन द कम्युनिटी इन द होस्ट कंट्री बिटवीन एशिया एंड ग्लोबल साउथ माइग्रेंट्स।
Therefore, more attention has to be paid to employ the group that does not rely on community funds. कहीं ये बात हुई कि कम्युनिटी फंड्स पे कौन सा ग्रुप रिलाई कर रहा है, कम्युनिटी के फंड्स पे कौन सा ग्रुप नहीं रिलाई, ये अनरिलेटेड है। इसका हमारे पैसेज से कोई लेना देना ही नहीं है, राइट। रिलाई ऑन द कम्युनिटी इन द होस्ट कंट्री बिटवीन, सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन द नंबर ऑफ पर्सन जो कम्युनिटी पे रिलाई करते हैं इन द होस्ट कंट्री बिटवीन, नहीं कोई डिफरेंस नहीं दिया है हमें। पूरा ऑप्शन ही ये मतलब बहुत डिस्टॉर्शन है और बहुत गलत है, इन्होंने सिर्फ एक आधे सिमिलर वर्ड उठा लिया है। और बाकी हमें पैसेज में कोई चर्चा इस चीज पे नहीं हुई है कि कौन सी ऐसी है जो कम्युनिटी फंड्स पे फीड कर रही है कम्युनिटी। ना ही कोई ये बात हुई है कि कितना क्या नंबर है कि जो इस रूट पे माइग्रेशन कर रहा है वहां पे ये लोग ज्यादा कम्युनिटी या ज्यादा कम्युनिटी के कारण माइग्रेट कर रहे हैं, कोई नंबर हमें नहीं दिया गया स्पेसिफिकली, जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन नंबर दिया है कुछ हमें कोई डेटा पॉइंट नहीं है। दिस इज एलियन टू आवर पैसेज। Anything that is alien to our passage which has not been mentioned can never be an answer. It can never be an answer. Let's look at option D. In order to seek refuge from violence or conflict in home countries, migrants may choose to migrate to another country solely on the basis of economic circumstances. नहीं, यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है कि जो लोग असाइलम सीकर्स हैं, ये देखो कर्सर, स्पेसिफिकली अगर हम असाइलम सीकर्स को देखें उनके लिए सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पुल फैक्टर क्या होता है, सोशल नेटवर्क्स, राइट। और ये बात स्पेसिफिकली इसके साथ लिखी गई थी कि सिर्फ इकोनॉमिक जो है सिर्फ वो कारण नहीं होता, स्पेसिफिकली असाइलम सीकर्स के लिए ये भी कारण होता है। सबसे बड़ा कारण उनके लिए होता है, असाइलम सीकर्स के लिए जो प्रोसिक्यूशन फेस कर रहे हो उनके लिए एक्चुअली सबसे बड़ा कारण होता है कम्युनिटी। सो दिस इज ऑल्सो नॉट सपोर्टिंग माई पैसेज एज इट इज ए। In the larger discussion of whether migrants are abandoning violent environments in their home countries or migrating in search of economic stability, migration to European countries is hardly a factor. Yes, ये इन्होंने यहाँ पे क्लियरली लिखा था कि हम लोग अगर अगर हमें माइग्रेशन को एज अ होल समझना है तो हम सिर्फ यूरोप वाले रूट पे या सिर्फ किसी एक रूट पे ही हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। ये देखो, इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल पिक्चर ऑफ माइग्रेशन इफ वी ओनली लुक एट स्पेसिफिक रूट्स। और ये क्या कह रहे हैं, ये जो लार्जर डिस्कशन है, राइट, ये पूरी बात कुल मिला के ये कह रही है कि माइग्रेशन को समझने की जो लार्जर डिस्कशन है उसमें माइग्रेशन टू यूरोपियन कंट्रीज इज हार्डली अ फैक्टर। यस, कि सिर्फ मतलब यूरोपियन कंट्रीज पे फोकस करना या लोग यूरोपियन कंट्रीज क्यों जा रहे हैं, इट्स हार्डली अ फैक्टर। इट्स हार्डली रियली, इट हार्डली रियली रियली मैटर्स। व्हाट मैटर्स इज कि हम एज अ होल इसको देखें और बाकी को एलिमिनेट करने के लिए हमारे पास वैसे भी क्लियर रीजंस है। ओ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन इन द, अभी तक मतलब हमने ऐसा कोई कवर नहीं करा। तो देखो, चार में से तीन के बीच में या तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी या चार में से तीन के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होगी और एक ऑड वन आउट होगा, इससे कुछ होगा। तो जरा देखो एंड देन डिस्कस करते हैं। हम्म। वेलफेयर मैग्नेट, पुल फैक्टर, डेवलपमेंटल फंडिंग, पर्बिंग माइग्रेशन, क्राइसिस, क्लैंडस्टाइन, allowing remittances, regional integration. The answer is option 3. Welfare magnet, pull factor। वेलफेयर मैग्नेट थियोरी जो हमको ये बता रही थी, वेलफेयर मैग्नेट थियोरी की इकोनॉमिक बेसिस जो होता है वो एक पुल स्ट्रॉन्गेस्ट पुल फैक्टर होता है, ठीक है। तो ये इन्होंने कहा, तो इसके बीच में पॉजिटिव रिलेशनशिप मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि वेलफेयर मैग्नेट और पुल फैक्टर। अब तुम लोग कहोगे कि ये कहा था कि पैसेज में ये कहा था कि जो इकोनॉमिक होता है वो एक लौता नहीं होता। इनफैक्ट जब हम असाइलम सीकर्स को देखते हैं उनके लिए अलग चीजें जरूरी होती है, पर ये नहीं लिखा कि इकोनॉमिक फैक्टर जो होता है वो पुल फैक्टर होता ही नहीं है। तो वेलफेयर मैग्नेट और पुल फैक्टर आपस में रिलेटेड है, इनकी पॉजिटिव रिलेशन है। वेलफेयर मैग्नेट थियोरी जो है वो स्टडी करती है इकोनॉमिक पुल फैक्टर को, राइट। सो दे आर रिलेटेड एंड दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप। लेट्स लुक एट बी, अलाउइंग रेमिटेंसेस एंड रीजनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि ओपन बॉर्डर्स की यहाँ पे बात हुई थी, फ्रीक्वेंट मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स जहाँ पे इनकी स्किल नीडेड हो, क्या क्या फायदे हैं इसमें लिखा है कि लोग जो है रेमिटेंसेस वापस अपने भेज सकते हैं सेम रीजन में, राइट। रीजनल इंटीग्रेशन, और ये रहा रीजनल इंटीग्रेशन वर्ड भी, ये रहा सेम रीजन में लोग पैसे भेज सकते हैं। और फ्रीक्वेंट मूवमेंट अक्रॉस बॉर्डर्स अगर हम अलाउ कर दे तो उसके अलग फायदे की बात हुई है। सो अलाउइंग रेमिटेंसेस एंड रीजनल इंटीग्रेशन आर रिलेटेड, यस, कि अगर हम लोग ओपन बॉर्डर्स लिखे जो बात वहां पे लिखी गई थी
उसके कारण क्या हो सकता है, लोग रेमिटेंसेस भी भेज सकते हैं, जिससे हमें रीजनल इंटीग्रेशन होने को भी दिख सकती है। रही बात डी की, क्राइसिस और क्लैंडस्टाइन, यस क्लैंडस्टाइन मैंने बताया था कि जो लोग इलीगल उससे आते हैं उनको, उनके साथ हम ये क्राइसिस वर्ड एसोसिएट करते हैं, राइट। नेगेटिव, हम लोग उनको बहुत नेगेटिव तरीके से देखते हैं, दीज वर्ड्स आर रिलेटेड, यस। सी, डेवलपमेंटल फंडिंग एंड कर्बिंग माइग्रेशन आर एक्चुअली नॉट रिलेटेड बिकॉज दे नॉट सेंडिंग इट लाइक दे आर सेंडिंग इट विद दिस इंटेंशन। पर हो क्या रहा है कि डेवलपमेंटल फंडिंग जो आ रही है उसके कारण इंस्टेबिलिटी हो रही है, वायलेंस हो रही है और अल्टीमेटली ज्यादा माइग्रेशन हो रही है ना, क्लियरली लिखा है लास्ट लाइन में। तो वी कैन से कि इनका नेगेटिव रिलेशनशिप है आपस में, बाकी सब रिलेटेड है आपस में और बाकी सबका पॉजिटिव रिलेशनशिप है। सो सी इज आवर आंसर। नाउ ट्राई क्वेश्चन 4। Okay, all of the following cannot be inferred from the passage except the major cause of violence and instability in home countries of migrants is lack of developmental funding from within the economy to strengthen it. Sometimes it is suggestible that that they avoid high income countries avoid contributing to developmental funding for low income countries because it could lead to unemployed refugees feeding on the hard earned money of their existing citizens. Migration only happens from हाई इनकम कंट्रीज टू लो इनकम कंट्रीज बेस्ड ऑन, यार देखो ये तो बिल्कुल गलत है, मतलब पढ़ते ही समझ में आ रहा है कि ये तो कैनॉट इन्फर्ड ही है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इन्फर्ड एक्सेप्ट, क्योंकि ये तो बहुत क्लियरली लिखा हुआ था कि सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे नहीं। यहाँ जैसे मैंने पॉइंट आउट करा था, एक बारी फिर कर देती हूँ, कोई रूम फॉर डाउट नहीं होना चाहिए कि असाइलम सीकर्स जो होते हैं, राइट, इनके लिए सोशल नेटवर्क ज्यादा मैटर करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि बहुत सारी नॉर्थ नॉर्थ में होती है, साउथ साउथ में होती है, नॉर्थ और साउथ के बीच में होती है माइग्रेशन। तो ये भी नहीं कह सकते हम कि सिर्फ हाई इनकम से लो इनकम में होती है और सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन के बेसिस पे होती है, ये भी नहीं कह सकते। डी, even though migration has a negative image, it is reasonable that there is a benefit of doubt to this negativity because it is not always पूरा पैसेज इसके अगेंस्ट है। इट इज नॉट। और ये कहाँ, ये क्या बोला है इन्होंने, माइग्रेशन की नेगेटिव इमेज है, ये ठीक है, चलो पैसेज में कहा था नेगेटिव इमेज है, पर ये कह रहे हैं कि हमें इस नेगेटिव इमेज को सपोर्ट करना चाहिए, राइट, कि हमें इसे बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, क्योंकि आसान नहीं है आइडेंटिफाई करना कौन अच्छा माइग्रेंट है और कौन खराब माइग्रेंट है। पूरा जो पैसेज है इट इज अगेंस्ट दिस क्लासिफिकेशन ऑफ गुड माइग्रेंट्स एंड बैड माइग्रेंट्स, राइट। तो पैसेज इज अगेंस्ट इट, जिसको बोलते हैं ऑथर का पर्सपेक्टिव जो है वो इसके अगेंस्ट है। मैंने पहले भी समझाया था क्यों इसके अगेंस्ट है, लोगों ने डिस्टिंक्शन क्रिएट करी है, ऑथर इज नॉट सपोर्टिंग इट। तभी ऑथर ने हमें क्रॉली का एग्जांपल भी दिया कि स्क्यूड मतलब हम नेगे गलत तरीका है जिससे हम देखते हैं अच्छे माइग्रेंट्स को अच्छा, बुरे को बुरा, जो भी हमने कैटेगराइजेशन करी है, और ये मानते हैं कि माइग्रेशन बल्कि पॉजिटिव भी हो सकती है। तो ऑथर इसके खिलाफ है, तभी ऑथर ने क्रॉली जी का भी एग्जाम्पल दिया जिसमें वो कह रही है कि ये गलत है, जिस तरीके से स्क्यूड परसेप्शन, लाइक इट्स एन इनकरेक्ट परसेप्शन दैट वी हैव। सो दिस ऑल्सो कैन नॉट बी इन्फर्ड। द मेजर कॉज ऑफ वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी इन होम कंट्रीज ऑफ माइग्रेंट्स इज द लैक ऑफ डेवलपमेंट एंड फंडिंग। ये कहीं लिखा है कि जो डेवलपमेंटल फंडिंग कम आ रही है उसके कारण इंस्टेबिलिटी हो रही है, उल्टा लिखा है बल्कि, कि डेवलपमेंटल फंडिंग जो आती है उसके कारण वो होती है वायलेंस एंड इंस्टेबिलिटी, लास्ट लाइन में यहाँ पे लिखा था। सो दिस ऑल्सो कैन बी इन्फर्ड। ये वाला तो कौन सा था, ये भी इन्फर नहीं हो सकता। रही बात इसकी, B. Sometimes it is suggestible that high income countries they avoid contributing to developmental funding for low income countries because it could lead to unemployed refugees feeding on the hard earned money of their existing citizens. अब ये सिर्फ इसलिए सही है क्योंकि यहाँ पे sometimes it is suggestible लिखा है, ये absolute terms में नहीं कर रहे हैं। इन्फ्रेंस एक कंक्लूजन है जो मुझे डेटा के हिसाब से देनी है, तो क्या मैं डेटा के हिसाब से बोल सकती हूँ कि कभी कभी ऐसा मैं सजेस्ट कर सकती हूँ कि हाई इनकम कंट्रीज इसलिए नहीं देती हैं लो इनकम कंट्रीज को पैसा क्योंकि ये माइग्रेशन के अगेंस्ट तो है, ये चाहते नहीं है कि इनके यहाँ आए रेफ्यूजीज। तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि कभी कभी ऐसा होता होगा, राइट, समटाइम्स इट इज सजेस्टेबल कि इसलिए नहीं देते ताकि अनएम्प्लॉयड रेफ्यूजीज इनके यहाँ आके इनके सिटीजन्स का पैसा ना खाए, सो टू से। सो वेल दिस ऑल्सो इट्स नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन इन द पैसेज,
बट सिंस ये बहुत क्लियरली नहीं बोल रहे, कह रहे ये कह रहे कि मैं सजेस्ट कर सकता हूँ कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि हाई इनकम कंट्रीज अवॉइड करें कंट्रीब्यूट करना। क्यों अवॉइड करती हैं? क्योंकि अनएम्प्लॉयड रेफ्यूजीज उनके देश में है, तो हमें इतना तो पता है कि वो नहीं पसंद करती रेफ्यूजीज इनके देश में है, तो ये मैं फिर भी इन्फर कर सकती हूँ कि मे बी इनका कारण ये है कि ये नहीं चाहते कि इनके यहाँ आके वो खाए पैसे, राइट, इनके देश के। और सिंस यहाँ इन्होंने जनरलाइज नहीं करे, इन्होंने कहा कभी कभी किसी किसी केस में ऐसा हो सकता है, तो हो सकता है वी कैन स्टिल इन्फर दिस बिकॉज we have some evidence to say that they don't want more and more migrants. So we can, on the basis of that data, that they don't want migrants in their particular country। और उसके अलावा जैसे कि गुड माइग्रेंट्स, बैड माइग्रेंट्स किसको देखते हैं? जो इलीगल तरीके से आते हैं, जो नॉर्मल उससे आते हैं, राइट। वर्क सीकिंग माइग्रेंट्स, लीगल वर्क सीकिंग माइग्रेंट्स, इनको दिक्कत नहीं है। जो इलीगल तरीके से आते हैं वो बैड माइग्रेंट्स की हमारे यहाँ पैसा खाएंगे। क्या मैं बोल सकती हूँ कोई कोई देश को ऐसा लगता होगा? हाँ, मेरे पास कुछ डेटा है कि कभी कभी, ये कभी कभी इज वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द थ्री। बाकी अमंग द अदर थ्री, ये तो क्लियरली कैनॉट कैनॉट कैनॉट, इसके लिए मेरे पास सम डेटा पॉइंट है। तो समटाइम्स इट इज सजेस्टेबल, यस, समटाइम्स आई कैन सजेस्ट। सो देख रहे हो भाषा कितनी इंपॉर्टेंट है इसमें, ऑथर का पर्सपेक्टिव एंड आरसी का पर्सपेक्टिव। टू थिंग्स वी लर्नड इन दिस पैसेज। ठीक है गाइज, लेट्स लुक एट द नेक्स्ट आरसी। यू कैन पॉज द वीडियो, टेक सम टाइम, रीड इट। Okay, let's read it together. Sumerian pictograph writing includes a sign for star that looks like a modern asterisk. These early writings from 5,000 years ago are the first known depictions of an asterisk. However, it seems unlikely that these pictograms are the forerunners of the symbol that we use today. Paleographers know that कुछ नाम लिखा है यहाँ पे, used an asterisk symbol when editing Homer in the 2nd century BC because later scholars wrote about him doing so. Okay, तो ये क्या कह रहे हैं यहाँ तक कि जो सुमेरियन पिक्टोग्राफ राइटिंग है, उसमें हमने एक स्टार का साइन देखा जो मॉडर्न एस्ट्रिक जैसा है। ये राइटिंग्स 5,000 साल पुरानी है। दे आर द फर्स्ट नोन डिपिक्शन ऑफ एन एस्ट्रिक, जो हमें पता है अभी तक, ये उस हिसाब से पहली है। हाउएवर ये चीज काफी अनलाइकली है कि जो पिक्टोग्राम्स में हमको जो मिला था, राइट, लिखा हुआ, ये फोर रनर्स हैं ऑफ द सिंबल दैट वी यूज टुडे। पेलियोग्राफर्स नो दैट, ये अगेन किसी का नाम लिखा है कि इन्होंने एस्ट्रिक सिंबल यूज करा, कोई किताब होगी, होमर या कुछ मैन्युस्क्रिप्ट या कुछ होगा, 2nd सेंचुरी बीसी में। पर हमारे पास सबसे रीसेंट एविडेंस जो हमें दिखा हुआ मिला है वो 5,000 साल पुराना है, राइट। और ये 2nd सेंचुरी बीसी में इनको एक्चुअली मिल चुका था, इनको एक्चुअली पता है कि इसने यूज करा था एस्ट्रिक। फिजिकल एग्जाम्पल ऑफ दिस पर्सन एस्ट्रिक्स हैव नॉट सर्वाइव, सो वी कैन नॉट नो द फिजिकल शेप, बट as the word asterisk derives from the Greek word astriskos, meaning a little star, an assumption has been made that they resembled a small star. Aristarchus, क्या नाम है पता नहीं, used the symbols to mark places in Homer's text that he was copying, where he thought that the passage was from another source. By the 3rd century, Origen of Alexandria had adopted the asterisk while compiling the Hexapla, a Greek transition of the Jewish scriptures. Origen used the asterisk to demarcate text that he had added to the whatever document from the original Hebrew. Both these early uses of the asterisk are as an editing tool to notify the reader that the passage that they are reading should be read with caution. ओके, यहाँ तक इन्होंने हमें ये बताया कि एस्ट्रिक जैसा एक स्टार जैसा साइन हमको पहले दिखा था, कब दिखा था। पर ये अनलाइकली है कि वो जो हमें मिला है पिक्टोग्राफ्स में वो हमारे मॉडर्न एस्ट्रिक जो है वो वहीं से आया है। कई हजारों साल पहले 2nd सेंचुरी में होमर ने यूज करा था एक एस्ट्रिक को, हमें ये पता है एडिटिंग करते हुए। फिर इन्होंने अलग अलग लोगों के अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए। एक इन्होंने कहा ये जो ग्रीक इंसान है होमर, जिसने जो एडिट इन्होंने करी थी, इनका अभी तक सर्वाइव नहीं करा है, तो हम फिजिकल शेप फॉर श्योर नहीं कह सकते। एस्ट्रिक शब्द जो है ग्रीक वर्ड से आता है विच मीन्स लिटिल स्टार। एक अजम्पशन बनाई गई है इसलिए कि जो उसका वाला था वो स्मॉल स्टार को करता होगा रिजेंबल। देन दिस ग्रीक पर्सन यूज दी सिंबल्स टू मार्क प्लेसेस इन होमर्स टेक्स्ट जहां पे वो कॉपी कर रहा था, टेक्स्ट दैट ही वाज कॉपीइंग, वेर ही थॉट पैसेजेस वर एक्चुअली फ्रॉम अनदर सोर्स। देन ये हो गई 2nd सेंचुरी बीसी की बात। फिर 3rd सेंचुरी में क्या हुआ? ओरिगन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने अडॉप्ट करा एस्ट्रिक, जब ये अपनी हेक्सप्ला का वो कर रहा था कंपाइल, कोई डॉक्यूमेंट होगा। फिर ओरिगन ने एस्ट्रिक को किस लिए यूज करा? टेक्स्ट को डीमार्केट करने के लिए, जो कि इसने ऐड करे थे, राइट, फ्रॉम ओरिजिनल हिब्रू। तो ये दोनों ही जो यूजेस थे, एक हेक्सप्ला जो डॉक्यूमेंट था उसकी एडिटिंग में ओरिगन ऑफ अलेक्जेंड्रिया ने करा था 2nd सेंचुरी बीसी के बाद, और एक 2nd सेंचुरी बीसी में ये जो ग्रीक आदमी था इसने करा था एस्ट्रिक का यूज। इसने किसी और रीजन से यूज करा था, तो दोनों ने पर एडिटिंग की तरह ही यूज करे थे। To notify the reader
that they should be reading with caution, और दोनों ही एक editing tool की तरह इनके uses थे. In the medieval period, the asterisk continued to be employed in the copying of Bibles to flag up text from other sources. The asterisk is also found in medieval texts as a sign of omission. और medieval period पे अभी आ गए कि एस्ट्रिक यूज होते रहे, बाइबल्स में यूज होते थे ये दिखाने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है बाइबल में ये किसी और सोर्स से है. एस्ट्रिक थोड़े मिडीवल टेक्स्ट में भी दिखते हैं हमें एक ओमिशन के साइन की तरह. ओमिशन इज कोई चीज भूल जाना, राइट? तो एस्ट्रिक का जो यूज होते थे स्क्राइब्स भी करते थे कॉपिंग द बाइबल, एंड दिस कंटिन्यूड इवन विद द एडवेंट ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस. Scribes didn't always use modern asterisk shapes. Some instead they adopted a hook crossed with dots between each arm. However, when the asterisk was cut into type and was rendered as the 5 or 6 pointed star, and this is the form that has largely actually endured. ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं मिडीवल पीरियड में इसके क्या क्या यूजेस थे? साइन ऑफ ओमिशन के लिए, बाइबल कॉपी करने के लिए स्क्राइब्स यूज करते थे, और एग्जैक्ट स्टार शेप नहीं थी, एक हुक्ड और क्रॉस डॉट्स थे बीच में, ऐसी शेप थी. एस्ट्रिक्स जो है अगेन इनका यूज परसिस्ट करा एज इन एडिटिंग मार्क, बट फ्रीक्वेंटली कैवियाट वार्निंग होती है की तरह भी यूज करा गया, showing that the passage highlighted by the asterisk was served by a footnote or side note by the 18th century. अब 18th century पे आ गए तो हमें एक पूरी टाइमलाइन ये नॉइन दिखा दी, राइट? बीसी की बात कर दी, फिर मिडीवल पीरियड की, अब मॉडर्न उसमें आ गए. By the 18th century, asterisk was being deployed as a sort of censorship, covering up letters to represent like a vulgar word without actually spelling it out. A similar method, however, is still employed in comics, which is known as Grolix. Although the swear words are usually represented by a series of graphical glyphs, for example, ये star, hash symbol, ये सब example में लिख दिया rather than just asterisks. In modern printed books, the asterisk is most likely to show up as a method to mark footnotes. In advertising and on packaging, it is generally a caveat. ठीक है, तो ये कह रहे हैं मॉडर्न प्रिंटेड बुक्स जो होती हैं उसमें फुटनोट की तरह दिख सकता है, एडवर्टाइजिंग और पैकेज में एक कैवियाट या एक वार्निंग की तरह देख सकता है. ये मुझे बहुत फनी लगता है, फ्री बियर जैसे लिखा है साथ में एस्ट्रिक्स लगा दिया. But when you follow the asterisks, you discover in the terms and condition that to claim the free beer, you must sign over your firstborn. राइट? कि एस्ट्रिक्स ऐसे फ्री बेयर लिख दिया, फिर क्रॉस लगा के एस्ट्रिक्स लगा के नीचे देखो तो लिखा है अपना पहला बच्चा मुझे बेच दो तब मिलेगी फ्री बेयर. ये है हमारी कंडीशन. दिस इज सो ट्रू. इट्स सच ए नाइस sarcastic वे टू पुट इट. ह्यूमरस टोन है ऑथर की यहाँ पे. आगे जाते हुए मार्सी टोन्स भी कवर करेंगे. सो द ऑथर इज बीइंग वेरी ह्यूमरस हियर एंड द ह्यूमर इज लैंडिंग. तो आगे देखते हैं. ऑनलाइन एंड ऑन इंस्टेंट मैसेजिंग एस्ट्रिक्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली यूजफुल. एंड नाउ गाइस, फनी स्टोरी. कल परसों थोड़े दिन पहले मैंने बताया था ना मेरा एक बैच खत्म हुआ था, तो वन ऑफ द किड्स वाज एक्चुअली मिसिंग इन द लास्ट 2 क्लासेस. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू सेंड देम अ मैसेज कि भाई द कोर्स इज ओवर, ताकि उनको भी पता चल जाए. और मैं यार रात तक, पता है, मैं लिटरली क्लासेस लेने के बाद तो मेरा ब्रेन डेड होता है, मैं इतनी थक जाती हूँ. मैं एज ए इंग्लिश टीचर 4 स्पेलिंग मिस्टेक्स थी उसमें, 4 एस्ट्रिक्स लगाए मैंने, सिंगल एस्ट्रिक्स करेक्शन सेंड, डबल एस्ट्रिक्स करेक्शन सेंड. अरे का भाई वो भी सोचेगा मेरी इंग्लिश टीचर कितनी गवार है. सो एक्चुअली यस, ऑनलाइन और इंस्टेंट मैसेजिंग में काफी इस तरीके से यूज होता है. और क्या लिखा है? नाउ टू प्रोवाइड अ सीरीज ऑफ सर्विसेज to show emphasis also, yes, in the way italics are used in the printed page. This use probably started on certain online forums where to make a word show up as bold it needed to be surrounded by asterisks, like जैसे इन्होंने लिखा है ऐसे bold में करने के लिए usage होती है. This convention then crept online where rather than using bold to show emphasis, the asterisks served the purpose instead. Yes, इट इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली यूज फॉर करेक्शंस व्हेन यू मेल. एस्ट्रिक्स लगा दिया इन्होंने, स्पेलिंग मिस्टेक. अच्छा, एक वर्ड इसमें मिसिंग है नीचे ना, एस्ट्रिक्स से जो मेल में लिखा है स्टार, तो नीचे स्टार लगा के मेक लिखा था. तो पैसेज तो पढ़ने में सही है. मैं चाहती हूँ आप क्वेश्चन ट्राई करो फिर हम डिस्कस करें. लेट्स लुक एट द आंसर. ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, तो बाकी मेंशन है, एक बार देखे. टू इंडिकेट अ करेक्शन टू द प्रीवियस मैसेज, ये लास्ट में ही मेल, और मैंने बताया नीचे एस्ट्रिक्स लगा के मेक लिखा है, करेक्शन की तरह यूज होता है, राइट? और इन्होंने ऑनलाइन मैसेजिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग में भी लिखा है. एम्फेसिस यहाँ पे लिखा था इन्होंने करेक्शन के लिए यूज करते हैं. चलो यहाँ पता नहीं लिखा है नहीं लिखा, यहाँ बहुत क्लियरली लिखा है स्पेलिंग मिस्टेक इसको करेक्ट करने के लिए. टू डिमार्केट फुटनोट्स, फुटनोट्स यहाँ था कहीं बाइबल वाले इसमें था. Footnotes word is somewhere clearly mentioned here. um mm, mm, mm. हाँ, ये रहा कर्सर देखो, थर्ड पैराग्राफ में. मैं फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स में देख रही थी. एस्ट्रिक्स वाज सर्व बाय अ फुटनोट और अ साइड नोट. ठीक है, तो ये भी क्लियरली लिखा हुआ है. डिमार्केट फुटनोट्स, यस. टू रिप्लेस लेटर्स व्हेन टोनिंग डाउन एक्सप्लेटिव्स, हम गालियों को बोलते हैं, तो ये तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है वल्गर वर्ड. तो बहुत क्लियरली जो बाकी 3 है उनके लिए हमारे पास है. करप्ट और डाउटफुल के लिए कहीं नहीं दिखा मुझे.
So C. All of the following inferences can be made from the passage except. Okay, pause it, take some time, then we'll discuss. ठीक है. The notion that the origin of the asterisk stems from the star symbol in Sumerian pictographic writing is hypothetical. Though the asterisk evolved in shape, its meaning as a symbol to correct defects remained. Shape of asterisk, which is now used widely, is that of a 5 or 6 pointed star. Oh, good question. Great question. So आपका जो आंसर है, आप वो जरा सोचो. इतने में देखती हूँ. I think इसका, yeah, answer is option D only. So let's take a look. Option number A. The notion that the origin of asterisk stems from the star symbol in Sumerian pictograph writing is hypothetical. देखो यहाँ clearly लिखा हुआ था, it seems unlikely that these pictograms are the forerunners of the symbol that we use today. Sumerian pictographic उसकी writing की बात हो रही है. ठीक है कि ये अनलाइकली है कि ये यहाँ से निकल के आ रहा है. फिर इन्होंने कहा भी उसके पहले भी देखे गए या जो भी लिखा था. सो इसके लिए क्लियर डेटा पॉइंट है कि हम ये, एक सेकेंड, हाँ, कि हम ये नहीं बोल सकते, राइट. ये जो नोशन है ये गलत है. द नोशन इज हाइपोथेटिकल. यस, द नोशन इज हाइपोथेटिकल. Although the asterisks evolved in shape over time, its meaning as a symbol used to correct defects remain. Yes, यहाँ से अगर हम देखें एडिटिंग टूल की तरह यूज होता था. एडिट वर्ड का ही मतलब होता है करेक्ट करना, राइट, किसी चीज को बाद में. यहाँ पे भी कि फ्लैग अप फ्रॉम अदर सोर्सेज, और एडिटिंग टूल की तरह ये यहाँ पे भी यूज हो रहा था, राइट, कि भले इसकी शेप चेंज हो गई पर इसका जो है यहाँ पे भी इनफैक्ट लास्ट तक मॉडर्न एज तक ये जो इन्होंने दिखाया है कि स्पेलिंग मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए, राइट. ओमिशन यहाँ पे लिखा है, साइन ऑफ ओमिशन इज कोई चीज जब आप भूल जाते हो तो उसकी करेक्शन करने के लिए स्टार लगा के लिख दिया, यहाँ पे स्टार लगा के स्पेलिंग मिस्टेक करेक्ट कर दी, राइट. और यहाँ पे भी एडिटिंग टूल, एडिट वर्ड का ही मतलब होता है करेक्ट करना. सो कैन वी से कि भले इसकी शेप चेंज हो गई. यस, इसका ये तो रहा. शेप इन्होंने बोले थे ना हुक एंड क्रॉस यहाँ पे, कि पहले ये ऐसे यूज होता था. इट वॉज रेंडर्ड एज अ 5 और 6 पॉइंटेड स्टार, और यहाँ पे कहीं ये हुक्स एंड क्रॉस वाली शेप भी इसकी लिखी हुई थी. हाँ, see, adopted a hooked cross with dots between each arm right here. So even though the shape changed, editing ये करता रहा. See, shape of asterisk which is now widely used is that of a 5 or 6 pointed star. Yes. देखो, when the asterisk was cut into type, it was rendered 5 or 6 pointed star, and this is the form that is largely endured. So yes, can be inferred. एस्ट्रिक्स इज यूज्ड इन प्रिंट टू ड्रॉ एम्फोसिस ऑन अ पीस ऑफ टेक्स्ट. अब तुम लोग यहाँ पे कहोगे कि मैम ये लिखा तो है स्टार लगा के, ये बोल्ड जो है ये लिखा तो है, राइट, कि एम्फोसिस ड्रॉ करने के लिए. बट व्हेन वी लुक एट आवर स्टेटमेंट, एस्ट्रिक्स इज यूज्ड इन प्रिंटेड बुक्स. सो प्रिंटेड बुक्स की अगर मैं बात करूँ, इन मॉडर्न प्रिंटेड बुक्स द एस्ट्रिक इज मोस्ट लाइकली टू शो अप एज अ मेथड टू मार्क फुट नोट्स, राइट. सो द मॉडर्न प्रिंटेड बुक्स हैं, इसमें इसका फुटनोट की तरह है. ये जो स्टार लगा के बोल्ड और ये जो एम्फेसिस ड्रॉ करने के लिए यूज हो रहा है, दिस इज एक्चुअली इन ऑनलाइन एंड इंस्टेंट मैसेजिंग. सो इन द सेम पैराग्राफ दे एक्चुअली क्रिएटेड द ग्रेट ट्रैप, बिकॉज राइट हियर ओनली देव रिटन इन मॉडर्न प्रिंटेड बुक्स में इसका क्या यूज होता है. और इन्होंने क्या करा, मॉडर्न प्रिंटेड बुक्स उठा दिया यहाँ से और ये ऑनलाइन एंड इंस्टेंट मैसेजिंग की यूज लिख दी. तो और प्रिंटेड बुक्स में ये फुटनोट्स के लिए यूज होता है, ऑनलाइन और इंस्टेंट मैसेजिंग में ये बोल्ड वगैरह टाइप दिखाने के लिए, एम्फेसिस ड्रॉ करने के लिए यूज होता है. इज इट यूज इन प्रिंटेड बुक्स टू ड्रॉ एम्फेसिस ऑन अ पीस ऑफ टेक्स्ट? नो. अगर इसकी जगह ये लिखा होता कि ये इंस्टेंट मैसेजिंग आईएम में अगर होता, राइट, अगर लिखा होता कि इंस्टेंट मैसेजिंग में टू ड्रॉ पीस ऑफ टेक्स्ट, टू ड्रॉ एम्फेसिस टू अ पीस ऑफ टेक्स्ट, तो वो बात करेक्ट हो जाती है. वो प्रिंटेड बुक्स में ही फुटनोट्स के लिए यूज हो रहा है. सो दिस इज एन इनकरेक्ट इन्फ्रेंस, वी कांट इन्फर दिस. ऑप्शन डी विल बी आवर आंसर. Now let's look at this. Pause the video, take some time. Okay, let's discuss. Analyze the reasons which prompted the creation of asterisks nowhere discussed. Alien. कारणों की बात हुई कि किन कारणों से आदमी को इजाद करनी पड़ी एस्ट्रिक्स की, नई बात हुई ना, कारण नहीं डिस्कस हुए. सो थ्रू द पैसेज, नो. Depicts the various functions of the asterisks as an editing tool. Yes, he has shown us the functions. Let's see आगे. Discusses the importance. Is he really discussing the importance of asterisks? कहीं ये बात हुई कि asterisk बहुत important है, कि बार बार उसका मतलब इस पे emphasis हो, नहीं. Shows how the asterisks evolved as an editing tool over the centuries. Now B and D both are seeming correct, but when I look at like these two options, according to me, it should be option number D, because it is giving a more broader, clearer picture. Right?
And actually, this would be better suited as a main idea question, so to say, कि थ्रू आउट द पैसेज ऑथर हमें क्या बताना चाह रहा है बार 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 बार, ऑथर हमें एक तरीके से अगर हम बोले कि ऑथर ने हमें इस पूरे पैसेज से क्या दिखाया, डिपिक्स द, यस उसने डिपेक्ट करे वेरियस फंक्शन, बट उसने हमें ये भी तो दिखाया कि कैसे एक एडिटिंग टूल की तरह उसने एक पूरी टाइमलाइन प्रिंट करी, राइट, कि बीसी में ये होता था, मिडीवल पीरियड में ये हो रहा है, और मॉडर्न डे में भी हम इसको यूज कर रहे हैं, राइट, एक उसकी तरह एडिटिंग टूल की तरह। तो उसने पूरी टाइमलाइन दिखाई, उसने हमें पूरा एवोल्यूशन दिखाया है, कैसे कैसे टाइम के साथ और चीजों में जब इसकी जरूरत पड़ी, है ना। सो बिटवीन बी एंड डी बोथ आर करेक्ट, बट डी इज अ ब्रॉडर ऑप्शन because we've been shown a proper timeline. So evolving as an editing tool like this, it makes more sense. जहां से मैंने उठाया था मैं ऑप्शन बी दिया था, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। आई थिंक डी, बिकॉज एक क्लियर पैसेज ऑफ टाइम इंडिकेट करी गई है, मैंने जो क्लास में भी पढ़ा है, सो ऑल ऑफ अस अग्रीड अपॉन डी। सो लेट्स मूव अहेड। अच्छा, कीवर्ड्स के क्वेश्चंस को आंसर करने के दो रूल्स होते हैं। पहला रूल होता है कि सीक्वेंस मैटर नहीं करती, ऐसा नहीं है कि जिस सीक्वेंस में आया हो उसी सीक्वेंस में कीवर्ड्स होने चाहिए। दूसरा, अगर आप इतने लंबे आरसी के चार इंपॉर्टेंट वर्ड्स निकाल रहे हो, ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर द पैसेज, इट कांट बी लाइक जस्ट वन रैंडम वर्ड टेकन फ्रॉम द पैसेज। सो दैट्स हाउ यू अप्रोच इट। और ये इसके रूल्स होते हैं नैरेटिव के लिए, कभी कभी सिमिलर ऐसा आता है, विच ऑफ द विच सेट ऑफ वर्ड्स डिफाइंस द नैरेटिव ऑफ द पैसेज। ये मैंने सिर्फ सीएल के मॉक्स में देखा है, नैरेटिव के क्वेश्चंस मैंने इतने ऑफन कहीं देखे नहीं। तो अगर नैरेटिव हो तब सीक्वेंस मैटर करती है। ये क्या कह रहे हैं कि कीवर्ड्स जो कि क्लोजली कैप्चर करे आर्ग्यूमेंट्स ऑफ द पैसेज, इसमें कीवर्ड, इसमें सीक्वेंस नहीं मैटर करती है, एक एक वर्ड बस इंपॉर्टेंट इनफ होना चाहिए आरसी में। तो इसको जरा देखिए, अगर द आंसर इज ऑप्शन ए। हाउ आई वेंट अबाउट दिस वॉज ग्रोलिक्स ग्रोलिक्स, ये दोनों तो मैंने ग्रोलिक्स देखते ही एलिमिनेट कर दिया, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ग्रोलिक्स एक सेपरेट मेथड है, जैसे इन्होंने यहाँ पे दिखाया, राइट, रादर देन जस्ट एस्ट्रिक्स, ये सिंबल्स यूज करते हैं। और इस ये जो इन्होंने एग्जाम्पल दिया इसमें तो एस्ट्रिक है भी नहीं, तो एस्ट्रिक का होना ना होना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। Grolix is a separate technique which is mentioned just once in the entire passage, and it is not related to the asterisk that much also. It's a separate technique which is used in comics. So it's not that important कि हमारे keywords में इन दोनों को हटाओ। Between A and B, asterisk, censorship, comics, caveat, packaging and advertising. Is packaging and advertising that important that it should be a part of our keywords when we compare it with A? Asterisk, religious text, censorship, typography, emphasis, correction. तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये कैवियाट और पैकेजिंग और एंड एडवर्टाइजिंग मतलब एक एक बार ही मेंशन हुए थे, और ये प्रॉपरली हमारे आर्गुमेंट को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे कंपेयर बिटवीन ए एंड डी, सिंस दीज टू वर्ड्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट इन ए ईच एंड एवरी वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। करेक्शन, सेंसरशिप जिसको बोलते हैं एडिट करना, टाइपोग्राफी, रिलीजियस टेक्स्ट की यहाँ बात नहीं हुई, है ना, इस वाले ऑप्शन में, पर ऊपर नॉन रिलीजियस टेक्स्ट की बाइबल में कैसे यूज होता था। So this is giving a more clear picture. Packaging and advertising are that important to be a part of our keyword, nor is caveat. So I will eliminate it. ठीक है, between A and D अगर तुम भी देखो, A better capture करे arguments को passage के। So that's about it for this class. I hope all of you take care of yourself. I'm just going to go and like go to sleep now. Take care. See you guys in the next class.